मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के उपलक्ष्य पर आज हम लोग जो वेबिनार आयोजित कर रहे हैं, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विशेषज्ञों स्पीकर्स जैसे संजय सिंह सर, सौरभ सर, अरुण यादव जी, मिस आकांक्षा और मिस प्रियंका तिवारी, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। इसके साथ ही साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले सभी विद्यार्थियों और अन्य अग्रजों अनुजों सभी का मैं इसमें स्वागत करता हूं, क्योंकि इस कार्यक्रम का शुभारंभ आपके सहयोग के बिना हमारे लिए संभव नहीं है। हमारे द्वारा आयोजित होने वाले इस वेबिनार का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे देश समाज में जो महामारी जैसी बहुत ही विशिष्ट आवश्यक प्रक्रिया के बारे में जो भ्रांतियां हैं, विशेष तौर पे समाज के जो किशोर किशोरियां हैं और महिलाएं हैं और उससे जुड़े हुए जो अन्य लोग हैं, उनमें जो भ्रांतियां हैं उन्हें दूर करना और उन्हें इससे संबंधित जो परिस्थितियां हैं जो उत्पन्न होती हैं या समस्याएं जो उत्पन्न होती है, उनके समाधान के विषय में जागरूक करना। महामारी क्यों महत्वपूर्ण है, महामारी स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जानकारी देना और हो सके तो इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी किशोर किशोरियां विद्यार्थी विशेष तौर पे इसमें मौजूद हैं हमारे इस कार्यक्रम में, उनकी समस्याओं परेशानियों को कोशिश करना कि हमारे द्वारा इस वेबिनार के माध्यम से उनकी जो भ्रांतियां हैं दूर हो पाएँ और हम लोग कुछ ऐसी सलाह दे पाएँ जिससे कि जो हमारे साथ मौजूद किशोरियाँ और स्त्रियाँ और बहनें उपलब्ध हैं, उनकी जो समस्याएं हैं इस वेबिनार के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। और आपसे मैं यही आग्रह करूँगा कि इस कार्यक्रम में जो भी आपको बताया जाए आप उसे ध्यान से सुनें और नोट करें, क्योंकि ये जानकारी आगे भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। हमारे बीच मौजूद जो स्पीकर है मैं उनके बारे में बोलना चाहूँगा। जैसे पहले हैं हमारे यहाँ जो हेल्थ सोसाइटी है, जो हमारी संस्था है, इसका पूरा नाम हेल्थी इम्बैलेंस लिटरेट पॉजिटिव सोसाइटी है। यह एक ट्रस्ट है जिसके माध्यम से हम लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कराते रहते हैं, जागरूकता से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित। ठीक है, तो इसके माध्यम से लोगों को हम लोग जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि लोग और भी समस्याएं जो हो रही हैं उसमें उनको मदद मिल सके, जैसा कि आज का ये कार्यक्रम भी है। तो इसमें हमारे साथ मौजूद है सौरभ कुमार जी, जो हमारी हेल्थ सोसाइटी के स्पेशल एडवाइजर हैं। ये बीएचयू डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री में पीएचडी कर रहे हैं। और दूसरे हमारे स्पीकर हैं संजय कुमार सिंह जी, ये मोटिवेशनल काउंसलर हैं हेल्थ सोसाइटी में। ये बहुत अच्छे वक्ता है जो हेल्दी लाइफस्टाइल और जो अदर साइकोलॉजिकल सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं उस पे ये काउंसलिंग करते हैं। हमारे साथ और मौजूद स्पीकर हैं मिस प्रियंका। ये अदानी फाउंडेशन में एक असिस्टेंट सुपोषण ऑफिसर के तौर पे ये है। ये भी बहुत अच्छी स्पीकर हैं। इन समाज में सोशल एक्टिविटीज में ये जुड़ी रहती हैं, मैं उनका स्वागत करूंगा। इसी के साथ साथ हमारे कार्यक्रम में एडोलसेंट हेल्थ क्लिनिक के काउंसलर अरुण कुमार जी हैं। ये एडोलसेंट हेल्थ जो बीएचयू में स्थित सुंदरलाल हॉस्पिटल में स्थित एडोलसेंट हेल्थ क्लिनिक है, वहाँ पे एक मेल काउंसलर के तौर पे उपलब्ध हैं, जो विभिन्न प्रकार के एडोलसेंट से रिलेटेड जो किशोर या किशोरियों की उम्र के जो समस्याएं होती है, मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, हर प्रकार की जो समस्याएं होती हैं उस पे ये काउंसलिंग करते हैं। इसी के साथ साथ हमारी एक वक्ता और है मिस आकांक्षा सिंह। ये भी एडोलसेंट हेल्थ क्लिनिक में एक काउंसलर के तौर पे उपलब्ध है। ये फीमेल से रिलेटेड जो भी
प्रॉब्लम्स होती हैं तो उस पे ये काउंसलिंग करती हैं। जैसा कि आज का डे भी वो फीमेल से रिलेटेड ही है, स्त्री शक्ति की बात करें तो हम लोग स्त्रियों के लिए जो आज का दिन है, तो इसी के तौर पे हमने हमारे इस कार्यक्रम में आप दोनों को, पहले आप दोनों स्त्रियों को स्वागत करते हैं जो भी है, प्रियंका और आकांक्षा जी, और जो सिस्टर्स जुड़ रही हैं हमारे इस कार्यक्रम में, उन सभी का मैं स्वागत करूंगा। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि सभी लोग लगभग कितने लोग हो चुके हैं कि हम लोग इस कार्यक्रम को शुरुआत कर रहे हैं, तो आई थिंक हमें शुरुआत करना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। यस सर। गुड मॉर्निंग। बाकी स्पीकर्स अगर परमिशन दे तो मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करूं। बिल्कुल सर, आप शुरू करें। यस सर। सो फर्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा इस कार्यक्रम की शुरुआत में, सबसे पहले मैं मिस प्रियंका जी को बुलाऊंगा। वो आज एक जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है, जो कि इसमें मेंस्ट्रुएशन क्या है इसका कॉन्सेप्ट पहले हमको समझे, और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है या क्या इसका साइकिल होता है, इसके बारे में विस्तार से मिस प्रियंका जी आपको बताएंगी। मिस प्रियंका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सभी को। जैसा कि सर ने पहले ही बताया है कि मैं प्रियंका तिवारी, अडानी फाउंडेशन से असिस्टेंट सुपोषण ऑफिसर। मैम एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। ओके सर। गुड मॉर्निंग सभी को। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन और नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूंगी कि हम आज के दिन इसको क्यों मनाते हैं, आज के ही दिन हम इसको क्यों चूज करते हैं, आज 28 तारीख को ही इसको क्यों मनाते हैं। इसको तो हम हर रोज मना सकते हैं और हमें हर रोज मनाना चाहिए, लेकिन एक दिन इसीलिए मनाया जाता है। और इसमें जो भी महिलाएं जुड़ी हैं, मैं उनको स्पेशली ये बोलना चाहूंगी कि उनको थोड़ा सा इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये जो परेशानी है ये उन्हीं की परेशानी है, और ये जो भी आज का दिन मनाया जाता है ये उनकी परेशानियों को ही बांटने के लिए ये दिन मनाया जाता है। क्योंकि क्या होता है ना कि उनको इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान, मासिक धर्म के दौरान या माहवारी के दौरान उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, शारीरिक, मानसिक, हर तरह की समस्याओं का। लेकिन चूंकि ये हमारे समाज में है कि ये बहुत शर्म का बात है, किसी को शेयर नहीं करना होता है, अपने पिता को भी, अपने भाई को भी, किसी को नहीं, क्योंकि ये शर्म का बात है, इसे पता नहीं चलना चाहिए। तो इस डर में हम अपनी मैक्सिमम समस्याओं को क्या करते हैं कि दबा लेते हैं और उसको खुद तक ही सीमित रखते हैं। तो ये हमारे लिए और परेशानी का कारण होता है। एक तो ये परेशानी की चलो दर्द हो रहा है, ये परेशानी है कि उसमें जो हमारे दर्द होता है या फिर जो मेंटल तनाव होता है, जो भी है, उसके अलावा हमें ये भी एक बहुत बड़ा बर्डन है कि हमें अपनी फैमिली से इसको छुपा के रखना है, आस पड़ोस से हमको इसको छुपा के रखना है। तो ये बहुत बड़ी परेशानी है हमारे समाज में। तो इसी को दूर करने के लिए कि जिस तरह से जैसे ही हम लोग जागरूक होंगे इससे, तो ये समस्याओं से हमें जल्दी निजात मिल जाएगी, जल्दी छुटकारा मिल जाएगा, और हम अपनी चीजों को खुल के दूसरों से बात कर सकते हैं, चाहे वो अपना पति हो, अपना पिता हो, अपना भाई हो, अपना दोस्त हो, कोई भी हो। तो इसीलिए ये दिन मनाया जाता है कि हम अपनी इस तरह की समस्याओं को सबके सामने रख सकें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसमें पुरुषों को पता नहीं होता है, पुरुष को भी सारी बातें पता चलती हैं, लेकिन आधी अधूरी पता चलती हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे भाई को हमारे मासिक धर्म के बारे में नहीं पता है, हमारे पिता को नहीं पता है, या हमारे दोस्तों को नहीं पता है, लेकिन आधी अधूरी जानकारी उनको रहती है। तो यदि हम उनके सामने खुल के बात कर सके, अपनी झिझक को दूर करके उनसे बोल सके, तो
हमारी हम उनको भी, वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा साबित करेंगे, हमें सहयोग करेंगे इसमें। और ये हमारे लिए भी अच्छा होगा कि जो शारीरिक दर्द के अलावा जो मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है वो हमें न करना पड़े। तो इन्हीं सब समस्याओं से न जूझना पड़े, इसलिए हम ये दिन को मनाते हैं कि इस दिन हम सबको अवेयर कर सकें। ऐसे तो हर दिन यदि इसके बारे में एक दूसरे से जानकारी दी जाए तो भी वो अच्छा है। अब हम बताएंगे कि माहवारी क्या है। कई लोगों को पता होता है कि जैसे पता नहीं क्या है, ये हर महीने चला आता है, समझ नहीं आता है। कई लोग तो कहते हैं कि ये 6 महीने या 1 साल का पे होता तो वो ज्यादा अच्छा होता, कि 1 साल पे होता, चलो एक बार हो जाता तो परेशानी, हर महीने की इस परेशानी से मुक्ति नहीं मिलनी पड़ती। या जो लोग नया नया होते हैं, मतलब जिनको स्टार्टिंग में होता है तो और पता नहीं होता है, क्योंकि हमारे समाज में ये है कि हम इसको खुल के बात नहीं कर सकते, अपने दोस्तों से भी नहीं, अपने माँ से भी नहीं, क्योंकि माँ भी कभी अपनी बेटी के साथ इस चीज को कभी शेयर नहीं करती है, कभी नहीं बताती है। जब पहली बार लड़की मासिक धर्म होती है तब वो पूछती है कि ये क्या है, तब वो माँ बताती है कि ये ऐसा है, ऐसा नहीं है। तो हमें सिर्फ पुरुषों के साथ ही इसको बांटने की जरूरत नहीं है, इसको करने की। हमें अपने भी घर में अपनी माँ को, अपनी बहन को, सबको ये बात बताने की जरूरत है कि ये जो है ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। तो जब लड़की हमारी थोड़ी सी बड़ी होने लगती है, धीरे धीरे हमको इस चीज के बारे में बताना चाहिए, तो वो हमारे लिए भी अच्छा होगा और उस लड़की के लिए भी अच्छा होगा। तो इस जागरूकता का मतलब कि पहले अपने परिवार में करें, उसके बाद से अपने समाज में करें। और मासिक धर्म क्या है? मासिक धर्म या माहवारी या पीरियड एक प्राकृतिक एवं सामान्य प्रक्रिया है जो हर 28 से 30 दिन के अंतराल पे गर्भाशय से रक्त एवं म्यूकस का स्राव हमारे महिलाओं के योनि मार्ग द्वारा होता है, उसे ही हम माहवारी कहते हैं। ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, सही बात है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये आना एक बहुत अच्छी बात होती है और हर लड़की का अधिकार है कि उसको ये माहवारी और या फिर मासिक धर्म की प्रक्रिया उसके साथ हो। इसकी शुरुआत सामान्यतः 10 साल से 16 साल के बीच में हो जाता है। किसी को 10 साल में होता है, किसी को 11 साल में, किसी को 12 साल में, क्योंकि वो उसके जीन्स पे, खान पान पे, समाज पे, सोसाइटी पे, रहन सहन पे, एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है। इसलिए अलग अलग लड़कियों को अलग अलग एज में होता है। ये माहवारी क्यों होता है? और जब हमारे शरीर में हार्मोनल बदलाव आने की वजह से ये शुरू होता है। जब महिला यौनावस्था में प्रवेश करती है तो हार्मोनल प्रभाव के कारण अंडाशय में अंडे बनना शुरू हो जाते हैं। हर महीने गर्भाशय में एक परत का निर्माण होता है जो खून और म्यूकस से बना होता है। जब महिला के अंडाशय से निकला हुआ अंडा पुरुष के वीर्य से मिलता है तो उसकी परत से ही शिशु का पोषण और सुरक्षा होता है। लेकिन जब ये अंडा पुरुष के वीर्य से नहीं मिलता है तो वही वो माहवारी के रूप में बाहर निकलता है। ये इसका मेन 4 जो कॉमन साइकिल होता है इसका, वो 4 होता है, 4 प्रकार का होता है। जैसे 1 से 7 डेज का जो साइकिल होता है, 1 2 3 4 5 6 7, वो ब्लीडिंग का होता है। उसमें मेंस्ट्रुएशन होता है, उसमें ब्लीडिंग होती रहती है। फिर जो हमारा पीरियड का 8 से लेके और 11 का जो होता है, 11 दिन, 8 9 10 11 4 दिन का जो साइकिल होता है, उसमें क्या होता है कि हमारा जो अंडाशय है उसमें जो है वो हार्मोन उनको ऑर्डर करता है कि आप एक को उस परिपक्व करिए, एक को प्रिपेयर करिए। तो ये 4 डेज में हमारा एक जो होता है वो प्रिपेयर होता है अंडाशय में। फिर 12 से 17 दिन जो होता है, जो 12 से 17 दिन का 1 सप्ताह का जो साइकिल होता है ओव्यूलेशन का होता है। उसी समय क्या होता है कि जब हमारे अंडाशय में अंडा परिपक्व हो जाता है तो जब अंडा परिपक्व हो जाता है तो वो हमारे
अंड नली में आकर के रुकता है, जिसका ड्यूरेशन होता है 24 घंटे का। वो सिर्फ 24 घंटा ही ऐसा होता है कि उस समय यदि किसी भी मेल का स्पर्म उस महिला के अंडा से मिलता है तो उसमें बच्चा ठहरने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये मात्र 24 घंटा, लेकिन वो 12वें दिन भी आ सकता है, 13वें दिन भी आ सकता है, 14वें दिन भी आ सकता है, 15वें दिन भी आ सकता है। तो जो ये 12 से 17 तारीख तक का डेट है, वो वही एक ऐसा डेट है जिस समय की महिला को गर्भधारण की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर 18 तारीख से लेके और 25 तारीख तक का क्या होता है, 18वें दिन से और 25वें दिन में क्या होता है कि जब महिला का एग नहीं पुरुष के वीर्य से नहीं मिलता है तो फिर वो धीरे धीरे ब्रेक होने लगता है। तो कार्पस ल्यूटियम एक हार्मोन है जो कि धीरे धीरे डाउन होता है। फिर 26 से लेके और 28 दिन में वो जो होता है वो हमारा पीरियड एक ब्लीडिंग के रूप में बाहर निकलने लगता है। तो चूंकि ये ही 4 ऐसा साइकिल है, कॉमन साइकिल, जिसकी वजह से हमारा पीरियड आता है, और ये सब कुछ हार्मोन पे डिपेंड करता है। थैंक यू सर। थैंक यू प्रियंका, आपने बहुत अच्छे से इस जानकारी को शेयर किया। और ये आज एक समय ऐसा है कि लोग भ्रांतियों में फंसे हुए रहते हैं कि इनको पता नहीं रहता कि किस प्रकार ये क्यों हो रहा है, और उसके वजह से होता है क्या कि पुरुषों में भी कई बार देखा गया, लड़के जो किशोर हैं वो भी इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि ये क्या हो रहा है सिस्टर, या वो, और उस दौरान स्त्रियां जो होती हैं उनमें बहुत सारी समस्याएं, सामाजिक तनाव डेवलप होता है, जिससे भी वो उनका व्यवहार भी थोड़ा उसमें प्रभावित होता है। और उस समय अगर किशोर और घर के लोगों जो पुरुष सदस्य हैं अगर उनको थोड़ा ध्यान से उनके साथ व्यवहार करें तो बहुत ही अच्छा होगा। सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि हमें इस प्रकार के भ्रांतियों से बाहर निकलना है और इसके प्रति जागरूक होना है। थैंक यू प्रियंका। मिस आकांक्षा, प्लीज कंटिन्यू योर टॉपिक। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, sir. Okay. Thank you so much, sir, and थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स किया। फर्स्ट जितने भी गर्ल्स हैं उनको मैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए सभी को विश करना चाहती हूँ। हैप्पी मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे ऑल ऑफ यू, बिकॉज हम गर्ल्स के लिए, लेडीज के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। अभी मेंसेस की बात करें तो सारे लोग शर्माते हैं इस पे बात करने के लिए कि नहीं मेंसेस तो ये एक पर्दा प्रथा की तरह तो उस पे बाकी लोग इस पे बात नहीं कर पाते हैं खुल के। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि नहीं, ये एक लड़की के जीवन का बहुत ही मूल कह लीजिए तो मूल जरूरत है जो कि हर एक लड़की को होना आवश्यक है। तो इस पे कभी भी शर्माने और किसी भी तरह का वो नहीं फील करना चाहिए। तो मैं अपने टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, जो कि अब हम बात करते हैं मेंसेस की। जैसे कि उन्होंने अभी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बताया सभी को कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो कितने से कितने दिन की होती है, और उसका जो ड्यूरेशन होता है, मेंस्ट्रुएशन का जो ड्यूरेशन होता है वो कितने दिन तक चलता है, किस एज में आना स्टार्ट होता है। तो मैं शॉर्ट में ही अपनी बात को बताना चाहूंगी। जो मेंसेस का ड्यूरेशन होता है, अगर बात करें कि वो कब आना स्टार्ट होता है, किस एज में आना स्टार्ट होता है, तो वो है कि वो 8 से लेकर के अभी जो गाइडलाइन आई है 8 से लेकर के 14 वर्ष के आयु में ये कभी भी प्रारंभ हो सकता है। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं इसको लेकर के कि नहीं ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया। तो उसमें घबराने की बात नहीं है, ये एक कॉमन प्रोसेस है जो स्टार्ट हो जाता है कभी भी। अब बात करते हैं ये कितने से कितने दिन तक रहता है। तो एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो ये 3 दिन से लेकर के 7 दिन तक एक मेंस्ट्रुअल जो ड्यूरेशन होता है मेंसेस का, तो वो कंटिन्यू होता है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि जो एक मासिक चक्र की बात की अभी उन्होंने बताया काफी अच्छे से, तो मैं भी उसको थोड़ा बताना चाहूंगी कि जो मासिक
चक्र होता है वो 21 से लेकर के 32 दिनों का होता है। इस किसी किसी को ये शिकायतें होती हैं कि हमारा मेंसेस महीने में 2 बार आ गया, और किसी को ये होता है कि हमारा आता ही नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने बताया हुआ था, मैं अक्सर ही इस पे कहते रहती हूँ कि अभी उसको नोट डाउन करने की जरूरत होती है कि आप पहले उसको याद रखें प्रॉपर, या फिर पहले काउंट कर ले कि वो कितने से कितने दिन का दिन जो ड्यूरेशन था वो कंप्लीट किया, क्या वो 21 दिन के पहले आ गया या फिर क्या वो 32 दिन से ज्यादा लेट हो रहा है। तो ये चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है, और उस पे फिर जाके उस पे विचार करें, फिर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। अभी क्या है कि एक कॉज और भी है, आजकल हमारे लाइफ में इतना स्ट्रेसफुल लाइफ है हम लोगों का, हम इतना स्ट्रेस के साथ अपनी लाइफ को जीते हैं कि इसमें इसका भी इफेक्ट हमारे मेंसेस पे पड़ता है। अगर हमारा लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रखी है, तो भी उसमें होता ये है कि हमारा जो मेंसेस होता है वो इरेगुलर हो जाता है, वो टाइम पे नहीं आता है। और उसके बाद देखा जाता है कि अगर आप ओवरवेट है, आपका वेट बहुत ज्यादा है, तो भी आपका मेंसेस इरेगुलर होता है। जैसे पीसीओडी की समस्याएं अभी बहुत आती हैं लड़कियों में, तो ये सब कॉज होते हैं कि आपका जो वेट है वो बहुत ज्यादा है, इसके वजह से ऐसा होता है। दूसरा, आपका जो लाइफस्टाइल है, आपका खान पान जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आप सही तरीके के खान पान अगर नहीं लेंगे तो भी आपका मेंसेस इरेगुलर होगा। तो इसलिए ये भी एक बहुत ही मतलब बहुत बड़ा मुद्दा है कि आपका खान पान जो है वो भी अच्छा होना चाहिए। और इसमें कुछ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के लिए सर ने बोला कि डिसऑर्डर्स पे बात करने के लिए, तो जैसे कुछ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर होते हैं, हर लोगों को पता नहीं होता कि अभी गए तो बोल दिया कि तुमको ये है। अब इंसान परेशान है कि इसका मतलब क्या है, और परेशान होते रहते हैं कि इसको क्या कहते हैं, अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो ये क्या है। तो जैसे किसी किसी को होता है प्री मेंस्ट्रुअल पीएमएस कहते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। इसमें होता है ये है कि मेंसेस आने के पहले किसी किसी को बहुत ज्यादा पेन होता है, बैक पेन होता है, पेट में दर्द होता है, खाना अच्छा नहीं लगता, वो पेट भर के खाना नहीं खा पाते, और उनको बहुत ज्यादा एसिडिटी सी फील होती है, हमेशा मतली जैसा आना, वोमिटिंग फील होना, ये होता रहता है। ये प्री मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर जो सिंड्रोम है उसके सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो दूसरा एक डिसऑर्डर है, वो है एमेनोरिया। इसमें ये होता है कि एब्सेंस ऑफ मेंसेस होते हैं। आपके पीरियड्स, जो लोगों के कंप्लेन होते हैं कि हमारा पीरियड्स जो है वो टाइम पे नहीं आता, वो मतलब 1 महीने आके 2 महीने एब्सेंट रहता है, तो इसको एमेनोरिया कहते हैं। और दूसरा जो है हमारा एक नेक्स्ट है एक डिसऑर्डर, वो है डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया ये होता है ये पीरियड्स आपका बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है। इसमें आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है पीरियड्स में। कोई तो इसमें मेडिसिन भी लेता है, कुछ और भी ट्रीटमेंट्स लेते हैं। तो फर्स्ट ये ध्यान रखना है कि ये चीजें आपको अवॉइड करनी है, और आपको इसके लिए एक अच्छा जो भी बन पड़े उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए, और बिना डॉक्टर के सलाह के किसी तरह की भी मेडिसिन को आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट भी बहुत सारे होते हैं। तो ये लड़कियों को बहुत जरूरी है कि वो ध्यान रखें और अपनी प्रॉब्लम्स को खुल के सबके साथ शेयर करें, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम शर्म के मारे किसी को अपनी बात बताते नहीं, और अंदर ही अंदर चीजों को लेकर के घुटते रहते हैं। तो ये कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो कि हमें ध्यान रखने की जरूरत है। अगर कहीं पे जाते हैं ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो हम उसको अगर कोई डायग्नोस करके बताता है कि नहीं आपको ये है, ये प्रॉब्लम है, तो आपको पहले समझना चाहिए कि अच्छा हाँ हमें ये प्रॉब्लम है। तो इसे आप कैसे ट्रीटमेंट ले करके खुद से भी अगर चाहे तो कुछ चीजें अगर घर पे करते, होम रेमेडी ट्राई करते हैं, तो उससे भी आपको काफी हेल्प मिलती है अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने का। जैसे गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा एक योगा बताते हैं हम लोग कि उसमें सूर्य नमस्कार योगा जो होता है, जो इरेगुलरिटीज होती है मेंसेस में, उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये चीजें ट्राई करनी चाहिए। और उसके बाद है कि आपका जो आप अगर फास्ट फूड, जंक फूड, जो भी चीजें स्पाइसी चीजें लेते हैं तो भी आपको
आपका पीरियड जो है वो इफेक्टेड होता है। तो इन सब चीजों से आपको मूव ऑन करना है, ये चीजें नहीं लेनी है, क्योंकि आप जितना ही ये चीजें लेंगी उतनी ही ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। अब बात करते हैं कि इसमें हेल्दी डाइट की बात बहुत ज्यादा की जाती है, तो आपको आयरन और आयरन युक्त भोजन लेना चाहिए, जैसे पालक चौली वगैरह हो गया, तो इसमें अच्छी मात्रा में आयरन वगैरह पाई जाती है। तो लड़कियों को चाहिए कि ये अपने खाने में ये सारी चीजें जरूर ऐड करें। विटामिन सी हो गया, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे भोजन में, क्योंकि हमारे जो बॉडी से पर मंथ मेंसेस के ब्लड बाहर जाते हैं, तो उसको फिर से उसकी रिकवरी करने के लिए हमें चाहिए कि अपने भोजन में विटामिन सी जरूर ही ऐड करना चाहिए। अदरवाइज इसमें जितने लोग जुड़े हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ लोग तो हमें जानते हैं और कुछ लोग अगर नहीं जिन्हें पता है, तो मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि हम बीएचयू के ही सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में ओपीडी नंबर 117 एडोलेसेंट क्लिनिक में हम हमेशा रहते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप आके हमारे पास कंसल्ट कर सकते हैं। उन सब चीजों के बारे में आप अपनी प्रॉब्लम्स को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जो चीजें आप अपने घर में नहीं शेयर कर पाते, अपने बड़ों के बीच में नहीं शेयर कर पाते, तो हम आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। आप आए, अगर मेल है तो वो उनके लिए मेल काउंसलर है, अगर फीमेल्स हैं उनके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो फीमेल्स आके हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकती हैं। थैंक यू सो मच। क्यों आकांक्षा, आपने बहुत अच्छे से ये टॉपिक एक्सप्लेन किया। क्योंकि आज के समय में देखा जाए कि जो स्ट्रेस है, स्ट्रेसर्स है बढ़ते जा रहे हैं, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी डिस्टर्ब होता है और इसके साथ साथ डिफरेंट टाइप्स के मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स होते हैं जिसके बारे में लोग अभी भी अवेयर नहीं है। और जब अवेयरनेस नहीं होता है तो उससे क्या होता है, स्ट्रेस का लेवल और बढ़ जाता है और प्रॉब्लम और बढ़ती जाती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग इसके बारे में अवेयर रहें। और इसी कड़ी में कुछ मिस और मिसकंसेप्शंस हैं जो मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड हैं सोसाइटी में। और बेसिकली देखा जाए तो चाहे वो मेल फीमेल दोनों हो, दोनों को इस तरीके की मिसकंसेप्शन इससे रिलेटेड मिस बना के रखा गया है सोसाइटी। इसी टॉपिक पे बात करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा अरुण कुमार जी से कि प्लीज वो इससे अपने टॉपिक को कंटिन्यू करें और लोगों को ये बताएं कि कौन कौन सी भ्रांतियां हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ रहा है। ओके, वेलकम अरुण यादव जी। थैंक यू सर। जैसा कि अभी आकांक्षा जी और प्रियंका जी दोनों लोगों ने इस पर बहुत अच्छे से अपने टॉपिक को रखा। जो मेरा टॉपिक है, जैसा कि आज भी हमारे समाज में, सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम अरुण है। मैं सर सुंदर हॉस्पिटल बीएचयू में काउंसलर हूँ, मेल काउंसलर। मेल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है, हम न्यूट्रिशन पे 6 कंपोनेंट्स पे हम आरकेएसके के कंपोनेंट्स पे काउंसलिंग करते हैं। आज जैसा कि प्रियंका जी ने बताया कि 28 तारीख को ही क्यों मनाया जाता है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, तो आज इसी कड़ी में हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच में बहुत सारी एडोलसेंट गर्ल्स जुड़ी हुई हैं जो अपने घर में मेंस्ट्रुअल हाइजीन माहवारी स्वच्छता के बारे में बताने से कोई चीज बहुत तेजी से डरती हैं, या उनके अंदर कहीं ना कहीं वो एक गलत धारणा भी बन गई है पहले से कि नहीं, ये इसके बारे में हम बात नहीं कर सकते। अपने मम्मी से भी बात नहीं कर पाती हैं, लोगों से शेयर नहीं कर पाती हैं, सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में बात नहीं कर पाती हैं। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे। मेंस्ट्रुअल हाइजीन, आकांक्षा जी ने भी बताया, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बताया, बट हमें उसके साथ साथ में क्या सावधानियां रखनी बहुत जरूरी है, हम उसके बारे में बात करते हैं। हमारे समाज में आज भी कुछ मिथ्स हैं, जैसे कि महामारी के दौरान खट्टे फल नहीं खा सकते, दही नहीं ले सकते, सब्जियां नहीं ले सकते। ये बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। अगर माहवारी स्वच्छता के जब हम उपलक्ष्य में इस पे बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये ध्यान देते हैं कि न्यूट्रिशन पे हम बात करते हैं, क्योंकि जो 28 से 32 दिन का जो साइकिल होता है, इसमें 1 से लेकर 7 दिन का साइकिल किस में चलता है, किसी में 3 से 7 दिन के बीच तक चलता है। इस समय हमें पौष्टिक न्यूट्रिशन, पौष्टिक आहार की जरूरत बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हमारे शरीर से जो भी ब्लड निकलते हैं और अच्छे न्यूट्रिशन लेने से जो कमजोरियां होनी चाहिए वो हमारे शरीर में नहीं हो पाती है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो साइकिल होता है वो बहुत
अगर सही टाइम पे है तो हम स्वस्थ है, बट उसके साथ साथ हमें न्यूट्रिशन की भी बहुत जरूरत होती है। तो जो लोग बोलते हैं कि खट्टे फल नहीं लेना चाहिए, मैं उसको बता देता हूँ कि खट्टे चीज नहीं लेना चाहिए। ये जब हम खट्टे फल लेते हैं या हरी साग सब्जियां लेते हैं तो हमारे शरीर में जो ब्लड बनता है उसका अब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, मतलब शरीर में सोखता है। खून जो बनता है, हम जो पौष्टिक आहार ले रहे हैं उसका हमारे शरीर में क्या करता है, शोषण करता है, जिससे हमें खून की या एनीमिया की जो शिकायत होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। दूसरे मिथ्स पे बात करते हैं। महामारी के दौरान ठंडा खाने से पेट में मरोड़ होने लगता है। ऐसे भी बहुत सारी धारणाएं लोगों के बीच में चलती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ठंडे खाना खा सकते हो, बट उस दौरान आप बासी खाना नहीं खा सकते। हम तीसरे मिथ्स के ऊपर बात करते हैं। बहुत सारे मिथ्स हैं, बट हम उस पर बात करते हैं, और बहुत सारे मिथ हो सकता है कि हमारे पार्टिसिपेंट की तरफ से भी आए। किसी लड़की की माहवारी शुरू होने का अर्थ है कि वह शादी के लिए तैयार हो गई। ये भी बहुत सारे मिथ्स हमारे यहाँ चल रहा है, और बहुत ज्यादा हमारे इंडिया में बाल विवाह भी बहुत सारे हो रहे हैं, क्योंकि उनको ये जानकारी नहीं होती है या कहीं इसके बारे में अवेयर नहीं होते हैं कि माहवारी शुरुआत का मतलब ये नहीं कि बच्ची या जो लड़की है वो शादी के लिए तैयार होगी, बल्कि ये होता है कि एक प्रोसीजर होता है जिसके लिए अभी वो पूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं की है। जब तक अगर 12 साल की एज में माहवारी स्टार्ट होती है तो 18 साल तक क्या होती है कि उसका पूर्ण रूप से विकास होता है। ये जो माहवारी स्टार्ट होती है विकास की शुरुआती अवस्था होती है, बट हम वो जो अवस्था पूर्ण रूप प्राप्त करते हैं वो 18 साल। तो हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि माहवारी जैसे ही स्टार्ट हो गई और बच्ची की तुरंत शादी कर लेना चाहिए। हम अब चौथे मिथ्स पे बात करते हैं। माहवारी के दौरान किसी लड़की या औरत को अपने बाल या नाखून नहीं काटने चाहिए। जबकि हम आज जो उपस्थित हुए हैं माहवारी स्वच्छता पे बात कर रहे हैं, तो जब हम स्वच्छता इसमें जुड़ गया है, स्वच्छता सब जुड़ा हुआ है, तो हम ये मान सकते हैं कि इस दौरान हमें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है, साफ सफाई की जरूरत होती है। तो ये पूरी तरह से गलत धारणा है लोगों के अंदर कि नाखून और बाल को नहीं काटना चाहिए, जबकि ये स्वच्छता पे ज्यादा हमें फोकस करने की जरूरत होती है, जिससे इस दौरान जो छोटी छोटी बीमारियां होती हैं उससे हम बच सके। माहवारी के दौरान खून सोखने के लिए इस्तेमाल में लाए गए जो कपड़े होते हैं उसको पहले लोग बोलते थे कि इसको जमीन में गाड़ दो, या उसको जो खून गंदे खून होते हैं उसको देखने से भूत प्रेत बाधा बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन ये कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। स्वच्छता की बात करते हैं तो हम जरूर उस चीज को जला सकते हैं, गाड़ सकते हैं, बस उसके साथ जो दूसरी धारणा जुड़ी है वो पूरी तरह से प्रूफ नहीं है। अब हम बात करते हैं माहवारी के दौरान बहुत से गांव में लोग, यहाँ तक कि शहर में भी लोग ये कहते हैं कि इस दौरान मीठे चीजें या शरबत को नहीं लेना चाहिए। ये भी पूरी तरीके से गलत है। उस दौरान आप अच्छा खान पान रख सकते हो, अगर शरबत है तो शरबत भी पी सकते हो। और इस चीजों को इस दौरान अगर लड़कियां हैं, अगर उनको माहवारी का पीरियड चल रहा है तो उस समय होता क्या है कि आप पेड़ को नहीं छू सकते हो, नहीं तो पेड़ सूख जाएगा। दूध नहीं छू सकते हो। तो ये सब चीजें जो है हमारे समाज में अभी भी ये धारणा बनी हुई है, जबकि हम हमेशा बात करते हैं कि हमारे समाज में काफी जागरूकता आ गई है, बट कहीं ना कहीं इस चीजों को लेकर अभी लोगों के अंदर धारणाएं बनी हुई है। इस चीजों को हमें इस जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, कम से कम हम ये नहीं चाहते हैं कि मतलब जितने पार्टिसिपेंट इसमें जुड़े हैं इनके साथ साथ में बहुत से इनसे मिलने वाले लोग होंगे, तो उनसे भी बताएं कि नहीं ये पूरी तरीके से गलत धारणा है। मैं ओनली जितने भी यहाँ पे ऑनलाइन है मैं इतने लोगों को ही नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे सुन रहे हैं ये अपने समाज में भी जाए और उन लोगों से भी बताए इन्हें जितनी भी सारी चीजें बताई जा रही है इसमें स्वच्छता क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। ये अपने तो जानकारी ले रहे हैं, साथ साथ में अपने आस पास में, क्योंकि हम तो यहाँ पे बैठ के आप लोगों को बता दे रहे हैं, लेकिन हमारा जब आप लोग दूसरे को बताओगे वो तीसरे को बताएगा, तब कहीं ना कहीं ये समस्याएं हैं, जो मिथ्स हैं लोगों के अंदर, जो गलत धारणाएं है वो दूर होंगी। अब हम बात करते हैं माहवारी के दौरान लड़कियों को खाना नहीं बनाना चाहिए। बनाना चाहिए बिल्कुल, लेकिन उसके साथ साथ में स्वच्छता का ध्यान रखते हुए बनाना चाहिए। तो एक चीज लोगों के मन से निकल जाना चाहिए कि नहीं हमें खाना नहीं बनाना चाहिए, खाना बनाना चाहिए, लेकिन हम साथ साथ में स्वच्छता का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। माहवारी होते रहने के दौरान औरतों और लड़कियों को अपने परिवार के सदस्यों से अलग कर दिया जाता है, साथ में नहीं रहना है। लेकिन ऐसी कोई भी धारणा नहीं है जिससे कि उनको परिवार से अलग रखा जा सके। एक लड़की होती है, जो बच्ची होती है, उनके मम्मी को सबसे पहले उस
महामारी के बारे में बात करना चाहिए, क्या क्या सफाई होनी चाहिए, पैड कब यूज करना चाहिए। और आज भी लोग बहुत से ऐसे ऐड भी आते हैं और समाज में भी लोग देखते होंगे, हम लोग बहुत से बुक्स भी पढ़ते हैं, उसमें दिया रहता है कि एक लड़की है, अगर वो अपने हेल्थ से रिलेटेड महामारी के बारे में जब भी बात करने जाते हैं, बहुत से हमारे यहाँ सेंटर पे भी लोग आती हैं, बहुत सी लड़कियां आती हैं, अगर महामारी की बात होती है तो खुल के बात नहीं करती हैं। उनके अंदर पता नहीं कौन सा डर बना होता है कि अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड बात करने में डरती है, कि एक सामान्य प्रक्रिया है। ये पूरी तरीके से सब लोगों को पता है कि इसमें जब महामारी स्टार्ट होती है तो कहीं ना कहीं ये एक डेवलपमेंट स्टेज का शुरुआत हो जाता है। तो लड़कियों को अपने आप पे गर्व होना चाहिए कि हम जिस अवस्था में हैं, हमारे अंदर जब महामारी स्टार्ट हो गई तो हम एक विकास की अवस्था में चल रहे हैं, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड बात करने में हमें खुल के बात करनी चाहिए। जब तक आप खुल के बात नहीं करते हो तो बहुत सारी धीरे धीरे समस्याएं आ जाती है, जैसे कि आकांक्षा जी ने बताया, इरेगुलर मेंसेस की बातें आती है। तो जब बहुत से मेरे पास भी फीमेल काउंसलर के साथ साथ मेरे पास भी बहुत से केसेस आए हैं वहां पे बैठने के बाद, तो हम भी कभी कभी केसेस देख लेते हैं फीमेल की, तो उसमें उनको बात करने में झिझक सबसे बड़ी बात होती है कि फैमिली में भाई हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, तो लड़कियां क्या करती है, खाना बनाने के बाद सबसे लास्ट में खाना खाती हैं। ये मतलब उनके घर का रिवाज होता है। बट हम कह रहे हैं कि जब आप खाना बनाते हो, सबके लिए खाना बनाते हो, तो आप क्यों नहीं लास्ट में क्यों खाओगे? अगर लास्ट में अगर बच जाता है, थोड़ा सा खाना बचता है, जबकि उनकी आवश्यकता है 2 रोटी की, 4 रोटी की, लेकिन लास्ट में अगर आधे रोटी बचता है तो उस समय वो लोग क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं उस आधे रोटी को ही खा के सो जाती हैं। तो ये हमारे अंदर से गलत धारणा निकलनी चाहिए। जब तक मम्मी इस पे बात नहीं करेंगे, पापा नहीं बात करेंगे कि आखिर बेटी खाना बना रही है तो उनकी भी भूख है, उनको भी खाना चाहिए। तो जो छोटी छोटी धारणाएं है वो कहीं ना कहीं फैमिली से मतलब अगर लोग अवेयर होंगे तभी ये चीजों को दूर किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं महामारी के दौरान लड़कियां औरतों को किसी धार्मिक कार्यक्रम में भाग नहीं लेना चाहिए। बट इस पे हम बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बट स्वच्छता का ध्यान रखते हुए आप जा सकते हो। जैसा कि एक केस अभी आया था, शायद साउथ का केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर में जाने की इजाजत भी दे दी थी। और इस पे तो हमें लग रहा है कि साफ सफाई अगर ध्यान रखे, नो डाउट आप जा सकते हो। बहुत से ऐसे मिथ्स भी आते हैं कि महामारी के दौरान जो खून आता है वो गंदा खून होता है, उससे बदबू आती है, लेकिन वो जो खून होता है नॉर्मल प्रोसीजर से जो होता है वही खून होता है। बट क्या करते हैं कि अगर हम स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते हैं उस दौरान, अगर हम पैड जो चेंज करने की बात होती है, अगर हम 2-4 घंटे पे चेंज करने की जगह हम 7 से 8 घंटे के जगह पे चेंज कर रहे हैं, थोड़ा बदबू आता है, तो उस दौरान में क्या करना चाहिए कि पैड को नियमित अंतराल पे हमें बदलना चाहिए, ताकि हम स्वच्छता का भी ध्यान रखें, कोई बीमारी भी ना हो सके और हम स्वस्थ भी रहेंगे। तो इसलिए इस मिस से दूर होना चाहिए। महामारी का खून, बहुत से लोग बोलते हैं कि मतलब ये अस्वस्थ होता है, उसके बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं आती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये सब चीज़ों से दूर हटना चाहिए। और बहुत सारे मिथ्स होंगे जो शायद हमें ना मालूम हो, क्योंकि अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग लोगों का अलग अलग धारणाएं होती है। तो हम आज आप लोगों के बीच में यही कहना चाहेंगे, जो भी हमारे बीच में बच्चियां या लड़कियां और जितने भी पार्टिसिपेंट लोग जुड़े हैं, इस चीज़ पे कहीं भी जाएं, खुल के बात करें। कोई भी अगर इससे छोटी सी भी प्रॉब्लम अगर लग रहा है तो कहीं ना कहीं अगर जब तक आप खुल के बात नहीं करोगे, कहीं ना ये समस्याएं बराबर बनी रहेगी। क्योंकि आज हम 21वीं सदी में चल रहे हैं, फिर भी हम अपने मेंटेलिटी को नहीं बदल पाएंगे, तो ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बहुत दुख की बात है। थैंक यू सभी को। अगर कोई भी चीजें अगर आप लोगों को पूछना है, आप जितना क्वेश्चन करोगे उतने अच्छे से हम लोगों के विचार भी आएंगे, आप लोगों को बताएंगे। थैंक यू। थैंक यू अरुण, आपने बहुत अच्छे से चीजों को शेयर किया, जो कि आज बहुत जरूरी है। हमारी समाज में ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां हैं, रूढ़िवादिता कह लीजिए या भ्रांतियां कह लीजिए या कह लीजिए अज्ञानता, जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो घर के फीमेल्स जो लोग होती हैं, स्त्रियां होती हैं, उनके साथ तरह तरह से भेदभाव किया जाता है। और होता यह है कि उससे वो और भी तनाव में आती है, चिड़चिड़ी हो जाती है, और उसका कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य और मेंस्ट्रुअल साइकिल पे भी इफेक्ट पड़ता है।
पहली जरूरी चीज ये है कि हम सभी को इससे जो ये मिसकंसेप्शन है इनसे थोड़ा सा दूर होने की जरूरत है, भ्रांतियों से दूर होने की जरूरत है, रूढ़िवादिता जो अभी फैली हुई है उनको खत्म करने की जरूरत है। तो आज मैं इस संस्था हेल्थ सोसाइटी में मैं शिव प्रकाश, मैं BHU से PhD कर रहा हूँ और मेरा जो टॉपिक है मैं इस बारे में बात करने जा रहा हूँ। मेरा टॉपिक है साइकोसोशल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मेंस्ट्रुएशन एंड हाउ इट अफेक्ट्स menstrual psychiatric disorder, how psychiatric disorder affect the menstrual cycle। हिंदी में अगर कहूँ तो माहवारी के दौरान माहवारी और जो मानसिक स्वास्थ्य उसमें क्या संबंध है, मानसिक जो रोग होते हैं वो माहवारी को कैसे प्रभावित करते हैं, इसी पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमें ये समझने की जरूरत है कि जो माहवारी है या जिसे मेंस्ट्रुएशन हम लोग कहते हैं, पीरियड कहते हैं, ये एक, जैसे अभी हमारे पहले भी वक्ताओं ने बोला कि एक नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक प्रक्रिया है और हमारे शरीर की एक जैविक सबसे आवश्यक प्रक्रिया है जिसका उपयोग कहीं न कहीं हमारा जो समाज जो बना हुआ है, जो कह लीजिए जन्म दर या मृत्यु दर की बात करते हैं हम लोग, लेकिन कहीं नहीं, अगर जन्म तभी होगा जब तक कि अब मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस नहीं स्टार्ट होगा। तो यह एक बहुत ही आवश्यक जैविक प्रक्रिया है जो कि जिसपे किसी भी प्रकार का भ्रम हमारे में नहीं होना चाहिए। और चूंकि होता क्या है कि हमारे शरीर में, हमारा शरीर एक बहुत ही जटिल यंत्र की तरह है, समझ लीजिए। इसमें देखा जाए तो शारीरिक पक्ष भी है इसके, कुछ मानसिक पक्ष भी, बहुत सारे अंगों से मिलकर के हमारा ये मूल्यवान शरीर बना हुआ है। बात करते हैं कि ये कैसे स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुएशन का साइकिल कैसे कंटिन्यू होता है, जैसे कि पहले ही वक्ताओं ने बताया, तो मैं उसी को थोड़ा सा और विस्तृत तरीके से बताना चाहूंगा। देखिए, हमारा जो शरीर है, खासतौर पे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों के शरीर में कुछ ऐसे जेनेटिक विशेषताएं हैं जो स्त्री होने के नाते स्त्री में होगा और पुरुष होने के नाते पुरुषों में होगा। लेकिन आज जो बात हो रही पुरुषों स्त्रियों से संबंधित है, मैं उसी पे बात करूँ कि देखिए, हमारा जो शरीर है उसमें बहुत सारे अंग हैं, बहुत सारी ऐसी रक्त वाहिनी नालियां हैं जहां से विशेष प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे शरीर के विकास और शरीर के और सभी प्राणियों में मदद करते हैं। उसी तरह हमारे ब्रेन में, मस्तिष्क में कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक द्रव्य होते हैं जिसे हम लोग अपनी भाषा में न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। इसी तरह ही कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जिसे हम लोग अपनी भाषा में एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। होता यह है कि स्त्रियों में जब एक अवस्था, जैसे हम लोग कह रहे हैं कि 12 वर्ष की अवस्था, 10 वर्ष की अवस्था में जब बालिकाएं पहुंचती हैं, तो उस दौरान वो जेनेटिक जो प्रक्रिया है, वो जो जैविक प्रक्रिया है का प्रारंभ होता है। ब्रेन और वो जीन है उससे बीच में संपर्क होता है। होता यह है कि अब वो प्रक्रिया स्टार्ट होगी, मेंस्ट्रुएशन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो होता यह है कि हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम लोग अपनी भाषा पीयूष ग्रंथि कहते हैं, वो उसको संकेत देता है और वह संकेत हार्मोन्स के जो और अंग है जिसे जेनिटल ग्लैंड जिसे हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में, उसको एक संकेत भेजता है कि भाई अब आपको यह मेंस्ट्रुएशन की प्रक्रिया को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो होता क्या है कि वो स्नायु तंत्र के माध्यम से वो सूचना हमारे जेनिटल ग्लैंड्स तक पहुंचती है और जैसा कि प्रोसेस बताया गया कि अंडकोश होता है, वहां पे अंडाशय का निर्माण होता है, वो अंडाशय का निर्माण प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये सारा कुछ कनेक्टेड है, चाहे हमारा ब्रेन है, हमारा पूरा शरीर, हमारा हर अंग एक दूसरे से कनेक्टेड है, स्नायु तंत्र के माध्यम से, रक्त वाहिनी के माध्यम से, तो हर चीज एक दूसरे से सहसंबंधित है। अब बात हो रही है कि मानसिक स्वास्थ्य कैसे मेंस्ट्रुएशन को अफेक्ट करता है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि यह एक दूसरे, हमारे शरीर की सारी प्रक्रियाएं एक दूसरे से सहसंबंधित है।
तो चाहे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे हमारा मानसिक स्वास्थ्य हो, वह भी आपस में सहसंबंधित है। जैसे आप देखेंगे जब आप तनाव में रहते हैं, तनाव में होता क्या है कि हमारा जो ब्रेन होता है वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है। उस दौरान हमारे ब्रेन का जो पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड्स को एक्टिव करता है, वहां से जो हार्मोन्स सेक्रेट होता है वो हमारे एड्रिनल ग्लैंड से एक होता है यहाँ पे, उसको एक्टिव करता है। उसमें से जो रासायनिक द्रव्य निकलता है वो हमारे हार्ट बीट रेस्पिरेशन को बढ़ा देता है, उससे स्ट्रेस बढ़ता है। फिर आप देखेंगे कि हमारा जो उसका स्ट्रेस जो बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे हार्ट बीट रेस्पिरेशन को बढ़ा रहा है, और उससे क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन का जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। और होता यह है कि जो साइकोसोशल प्रॉब्लम की बात करते हैं वो इसी से स्टार्ट होता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि कुछ मानसिक बीमारियां होती है। जैसे आप लोग अगर सामान्य तौर पे अगर आप लोग जानते भी होंगे तो अभी हमारे अध्ययन में भी देखा गया है, रिसर्च भी कहती है कि मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है उसका रिलेशनशिप है मेंटल इलनेस से। कई बार अगर देखेंगे जब मेंटल इलनेस स्टार्ट होती है तो मेंस्ट्रुएशन का साइकिल डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। और उन बीमारियों में सबसे ज्यादा कॉमन बीमारियां हैं मूड डिसऑर्डर, जिसमें हम लोग डिप्रेशन जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ एंजाइटी डिसऑर्डर है, उसके साथ साथ सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर है, और ये जो इसके अलावा अगर बच्चों में अगर देखा जाए तो एडीएचडी जो किशोरावस्था में होता है। तो ये सब स्किज़ोफ्रेनिया, ये सब जो मानसिक रोग होते हैं, जब ये किसी व्यक्ति में होते हैं तो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल भी डिस्टर्ब होने लगता है। तो चूंकि होता क्या है कि हम लोग इसके बारे में उतना अवेयर नहीं, तो ये सब जो मानसिक रोग होते हैं उसके बारे में ज्यादा अवेयर नहीं होते, तो उसकी वजह से भी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो रही होती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, जबकि प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हुआ है मानसिक रोग की वजह से। जो साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं मानसिक रोग ही रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें सबसे पहले मानसिक रोग का इलाज भी करवाना है, उसके बाद वो मेंस्ट्रुअल का जो प्रॉब्लम हो रहा है उसका हो। तो यहाँ पे जो बात हो रही है कि हम लोग कैसे इस चीज को कंटिन्यू कर, इसको कैसे समझे कि कौन सा मानसिक रोग है। तो मैं यहाँ पे कुछ सामान्य जो मानसिक रोग है जो होते हैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले अवसाद या डिप्रेशन, जिसे आप लोग अक्सर देखते होंगे कि सामान्य तौर पे आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग पेपर में पढ़ होंगे कि इस व्यक्ति को अवसाद हो गया, डिप्रेशन हो गया। नाम से तो जान गए लेकिन उसके बारे में जानते नहीं कैसे हो रहा है। तो जो डिप्रेशन होता है उसका सबसे पहला लक्षण क्या है, सैडनेस। जो उनका मूड होता है, मन होता है, मनोदशा जिसे हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं, उसमें क्या होती है, सैडनेस बढ़ जाती है, उदासी। मन हमेशा लगातार उदास रहता है, दिन भर उदास रहता है। तो ये सैडनेस ऑफ मूड कंटिन्यू बना रहता है इस डिप्रेशन में। इसके वजह से क्या होता है, डिफरेंट प्रॉब्लम और स्टार्ट होना स्टार्ट। जैसे इस दौरान जब सैडनेस ऑफ मूड जब बढ़ता है तो आपका किसी जगह पे मन नहीं लगेगा, आपको कोई चीज अच्छा नहीं लगेगी। इसमें इसे हम लोग कहते हैं आपको जो अच्छी चीजें लगती थी पहले वो भी आपको अच्छी नहीं लगती। इसमें अटेंशन कंसंट्रेशन आपका डिस्टर्ब होने लगेगा, मेमोरी प्रोसेस भी आपका डिस्टर्ब होने लगेगी, आप में कमजोरी बराबर बनी रहेगी। आपका डिप्रेशन जब सैडनेस बढ़ता है तो आप में लगता है कि आप कमजोर हो गए हो, तो वीकनेस फील होगा। इस दौरान भूख और प्यास भी कम लगने लगता है। इसके साथ साथ नींद भी कमी हो जाती है। नींद की कमी होने के साथ साथ व्यक्ति में कुछ मनोवैज्ञानिक लक्षण देखने को लगने लगते हैं, जैसे हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेस। इसमें होता क्या है कि व्यक्ति अपने आप को होपलेस फील करने लगता है, वो निराशावादी हो जाता है, हर चीज उससे लगता है कि अब मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, तो होपलेसनेस बढ़ने लगती है। धीरे धीरे वर्थलेसनेस का मतलब क्या है कि मैं किसी काम का नहीं रह गया। तो व्यक्ति का ये जो एक प्रकार से उसकी मनोदशा इस तरीके से बन जाती है कि उसको लगने लगता है कि वो उसका जीवन ही बेकार है, अयोग्य है, कोई काम का नहीं है वो। हेल्पलेसनेस, कोई मेरा हेल्प नहीं कर सकता, मेरी जो समस्या उसका कोई समाधान नहीं है। तो ये फीलिंग जो होती है वो कंटिन्यू व्यक्ति में बनी रहती है डिप्रेशन के दौरान।
इसी में देखेंगे कि व्यक्ति में एक कुछ धीरे धीरे जब ये प्रॉब्लम बढ़ता है तो वीकनेस, टायर्डनेस, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आप जो एपेटाइट है, भूख प्यास है, वो भी डिस्टर्ब होने लगती है। और भूख प्यास डिस्टर्ब होती है तो व्यक्ति दिन प्रतिदिन कमजोर होता जाता है, और कमजोरी का वजह ये पड़ता है कि व्यक्ति के शरीर में रक्त जो बनना चाहिए था वो भी बनना कम हो जाता है। अब मेंस्ट्रुएशन में आप देखिए रक्त ही तो स्राव होता है। अब जिसके शरीर में रक्त ही नहीं है, कम है, अगर वो स्राव हो गया तो व्यक्ति बचा कहाँ। तो मेंस्ट्रुएशन में एक बड़ी समस्या देखी जाती है कि एनीमिक जो हो जाती है लड़की। तो डिप्रेशन एक बड़ा रीजन है इसका। तो जब रक्त की कमी होने लगेगी तो आपका शरीर भी जो विकास करना चाहिए था वो भी कमजोर, धीरे धीरे आपका वजन प्रतिदिन घटता जाएगा, आप बहुत कमजोर होते जाएंगे। इसमें इस डिप्रेशन में कुछ गंभीर लक्षण देखने को मिलते हैं जिसमें हम लोग हेलुसिनेशन और डिल्यूजन कहते हैं। अब इसको मैं एक सरल भाषा में कहना चाहूंगा कि डिल्यूजन क्या है। जैसे कि एक ऐसा विश्वास, व्यक्ति का ऐसा विश्वास जो कि गलत है, लेकिन आप जब उसे कहते हैं कि ये चीज गलत है तो वो मानने को तैयार नहीं। जैसे अगर मैं कहूँ आम को, अगर कहूँ कि ये संतरा है, मैं ये कहूँ कि आम नहीं ये संतरा है, और आप हमको समझा रहे कि नहीं ये आम है, मैं मानने को तैयार नहीं। तो यही क्या होता है, डिल्यूजन। तो इसमें भी व्यक्ति को, डिप्रेशन में भी व्यक्ति को डिल्यूजन होने लगते हैं, तरह तरह के डिल्यूजन होने लगते हैं। जिसमें से एक सामान्य डिल्यूजन ये है कि मुझे कोई गंभीर शारीरिक रोग हो गया है जिससे मैं बच नहीं पाऊंगा। तो इसे अपनी भाषा में हम लोग हाइपोकॉन्ड्रियासिस कहते हैं। धीरे धीरे ये बढ़ता है तो व्यक्ति अपने आप को एकदम बीमार महसूस करने लगता है। डिप्रेशन एक अलग मानसिक बीमारी, जबकि वो शारीरिक तौर पर बीमार महसूस करता है। एक डिल्यूजन होता है डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी। व्यक्ति को लगने लगता है कि वो बहुत ही गरीब असहाय है, उसके पास कोई सोर्स नहीं है जिससे वो हेल्प कर सकता है अपनी आप की। इसी में आप देखें डिल्यूजन ऑफ गिल्ट भी देखने को मिलता है, तो एक बहुत बड़ा इशू है। डिल्यूजन ऑफ गिल्ट क्या होता है, इसमें व्यक्ति को लगता है जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है उसके आसपास, उसके पीछे वही कहीं न कहीं जिम्मेदार है। और जब ये डिल्यूजन ऑफ गिल्ट बढ़ता है तो आप देखेंगे ज्यादातर लोग सुसाइड करते हैं। आज समाज में जो भी सुसाइड हो रहा है उसके पीछे एक बड़ा कारण है ये डिल्यूजन। अब बात हो रही हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन आप शायद मूवी आपने देखा होगा, लगे रहो मुन्ना भाई। उसमें गांधी जी, संजय दत्त को गांधी जी दिखाई देना स्टार्ट हो जाता, परंतु और किसी को नहीं दिखाई देते। तो वो क्या होता है कि जो चीज हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो चीज वहां पे नहीं है, फिर भी हमें महसूस हो रहा है या दिखाई दे रहा है। ठीक है, पेशेंट को लगता है कि उसके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, वो उसे बार बार बोल रहा है, लेकिन वहां पे कोई और नहीं है, कोई और को नहीं दिखाई देता है, उसके परिवार में किसी और को नहीं दिखाई दे रहा है। उसको लगता है कि यहाँ पे कोई व्यक्ति जो बार बार हमें बोल रहा है, कोई कार में बार बार हमें कुछ बोल रहा है। तो इसी को कहते हैं हम लोग हेलुसिनेशन। ये जो सीवियर डिप्रेशन होता है तब ये चीजें डिल्यूजन और हेलुसिनेशन स्टार्ट होता है। तो ये कॉमन एक प्रॉब्लम है जो कहीं ना कहीं मेंस्ट्रुएशन को भी अफेक्ट करता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि इसमें भूख प्यास सब चीज कमजोर होने लगती है, स्ट्रेस बढ़ता है, कोई चीज अच्छा नहीं लगता है, तो धीरे धीरे आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल भी डिस्टर्ब होता है। उसी तरह ही एक और बीमारी है एंजाइटी डिसऑर्डर। मैं इसी के बारे में बात करूंगा, दो ही बताऊंगा, उसके बाद और भी है कुछ, मैं उस पर ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करने जाऊंगा, लेकिन इसको ध्यान से समझिए। ये दो मेन डिसऑर्डर है जो खास तौर पर प्रभावित करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। दूसरा है एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसे हम लोग दुश्चिंता मनोस्थिति कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति कंटिन्यूअस, बराबर, लगातार चिंतित रहता है जिसका कोई कारण नहीं होता। एक चिंता होती है जिसका कारण, जैसे एक सामान्य तौर पर चिंता होती है आपकी, तो उसका कोई ना कोई कारण होगा। आप जैसे एग्जाम देना है तो एग्जाम देना है, तो एग्जाम क्या है, कारण है, उसकी वजह से चिंता हो रही है। मुझे किसी का कर्ज मैंने लिया है, उसको पैसा देना है, तो उसका एक कारण है उस चिंता का। लेकिन अब समझिए यहाँ पे कि अगर कोई कारण ही नहीं है और लेकिन आप बराबर चिंता बनी रहे, घबराहट, बेचैनी बनी रहे, इसी को हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में दुश्चिंता। तो एंजाइटी डिसऑर्डर में सबसे पहले ये खासतौर पे देखने को मिलता है। इसमें जब ये फीलिंग बढ़ती है तो प्रॉब्लम स्टार्ट होना लगता है। तो उसमें डिफरेंट टाइप के सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, सांस फूलने की समस्या, बराबर पसीना आना, डर लगना,
डर लगना कि हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप देखेंगे शरीर पे कंपन महसूस होती है, आप नौसिया या आप देखेंगे चक्कर आना, घबराहट, बेचैनी बढ़ना, चक्कर आना, सीने में बहुत तेजी से दर्द होना, शरीर के जो जोड़ है वहां पे आपको दर्द महसूस होना, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका अटेंशन कंसंट्रेशन, ध्यान लगाना, वो सब भी डिस्टर्ब होने लगता है। ये कुछ सामान्य लक्षण है एंजाइटी डिसऑर्डर जो आप देखेंगे पाए जाते हैं। तो ये जब एंजाइटी बढ़ता है तो उसमें होता क्या है कि हमारे दिमाग में न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो रही है, उसकी वजह से हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी डिस्टर्ब होता है। तो एंजाइटी डिसऑर्डर में देखा गया है पेशेंट को जो साइकिल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और वो टाइम से पहले आने लगता है, 1 महीने में 2-3 बार आ सकता है। तो एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट में ज्यादातर देखा गया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसी तरह और भी बीमारियां हैं, उसके बारे में आपको, जैसे मैंने एग्जांपल है स्किज़ोफ्रेनिया जो फीमेल में ज्यादा देखने को मिल रही है, कन्वर्जेंट डिसऑर्डर फीमेल में ज्यादा देखने को मिल रही है। बच्चों में किशोरावस्था में अगर है तो एडीएसडी है, कॉन्डक्ट डिसऑर्डर है, डिफरेंट टाइप के मानसिक रोग हैं जिसके दौरान जब ये विद्रोह होते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी डिस्टर्ब होता है। तो मेन फैक्टर क्या है उस मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्बेंस का? मेंटल इलनेस। तो हमें कहीं ना कहीं उसका इलाज कराना होगा। तो सबसे जरूरी चीज हम कहाँ पे इलाज कराएं? तो आप जैसे कि अभी आप एडोलसेंट हेल्थ क्लिनिक की बात किया हमने, बीएचयू में 117 नंबर, वहां पे किशोर उम्र के अगर आप कोई है, अगर ऐसी समस्या है तो वहां पे आप दिखा सकते हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री मनोचिकित्सा विभाग है, वहां पे भी इसका इलाज होता है। या अगर आप बीएचयू में नहीं दिखा पा रहे हैं तो आप अपने आसपास कोई भी मनोचिकित्सक से सलाह लें, परामर्श लें और उचित दवा ले, जिससे कि वो मानसिक रोग का इलाज हो पाए और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी सही हो जाए। तो इसी के साथ मैं अपने टॉपिक को यहाँ पे समाप्त करूंगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी जो इसमें भी कंटिन्यू पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, मैं उनसे पहले एक रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि आप सभी जो मैंने भी मैसेज में एक नंबर दिया है 8858340855, उस पर आप मैसेज सेंड कर दें कि आपने भी पार्टिसिपेट किया है। आपने अपना मोबाइल का स्क्रीनशॉट ले करके उस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें ताकि हम लोग आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकें इस वेबिनार के माध्यम से। अब मैं अपने नए नेक्स्ट स्पीकर सौरभ कुमार जी को मैं बुलाना चाहूंगा। वो स्ट्रेस का इफेक्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल पे कैसे पड़ता है और उसका स्ट्रेस का कैसे मैनेजमेंट किया जा सकता है उस पे बताएंगे। वेलकम सौरभ कुमार सर। थैंक यू सर। तो जैसा कि सर ने बताया, मेरा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन मेंस्ट्रुएशन एंड इट्स मैनेजमेंट। तो इसमें पहले तो हम स्ट्रेस के बारे में जानकारी रखते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस को अगर हम डिफाइन करेंगे तो स्ट्रेस इज ए नॉर्मल साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिएक्शन to changes in someone's environment which could be emotional, physical, social और cultural। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक एडजस्टमेंट, एक मतलब कि शारीरिक और फिजियोलॉजिकल रूप में और मानसिक रूप में किसी तरह का अगर चेंज आता है, वो कोई भी सिचुएशन हो सकता है जैसे कि इमोशन को लेके, ठीक है ना, और फिजिकल सामाजिक किसी तरह का परिवर्तन हो रहा है, तो उसका जो है हमारे तरफ से, तो उसको हम स्ट्रेस बोल सकते हैं। और स्ट्रेस जो होता है वो और निगेटिव फॉर्म ऑफ स्ट्रेस है, जैसे कि बहुत ज्यादा काम, स्कूल में हम है किसी नजदीकी आदमी का डेथ हो जाना, ठीक है ना, तो ये सब जो होते हैं डेली लाइफ होता है, ये निगेटिवली इफेक्ट करता है पर्सन को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हेल्थ पे। और ये जो होता है ये डिस्ट्रेस, जो एक निगेटिव स्ट्रेस है, ये जो होती है ये लॉन्ग टर्म हमारे हेल्थ पे इफेक्ट करता है और शॉर्ट टर्म भी कर सकता है। तो अगर हम बायोलॉजिकल रिलेशनशिप देखें स्ट्रेस और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमारा,
तो इसमें जो होता है स्ट्रेस जो होता है, तनाव जो होता है, वो एक्टिवेट करता है हमारे हार्मोनल पाथवे बॉडी में। उसको कहते हैं हम हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस, HPA। ठीक है, मतलब क्या है कि स्ट्रेस जो होती है, तनाव जो होती है, वो हमारे शरीर में एक हार्मोनल पैथवे है जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस, उसको एक्टिवेट करता है। और ये HPA एक्सिस जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस को जो एक्टिवेशन होता है, वो क्या करती है, वो हमारे शरीर में कॉर्टिसोल और कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का बढ़ाती है, लेवल को बढ़ाती है। तो अब ये क्या करती है, HPA एक्सिस और कॉर्टिसोल और CRH क्या हुआ, ये जो कॉर्टिसोल और कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, वो हमारा कंट्रोल करते हैं स्ट्रेस हार्मोन इन द बॉडी। लेकिन ये क्या करती है कि ये लगातार जो क्रॉनिक लगातार होते जाता है, तो CRH और कॉर्टिसोल रिलीज जो होती है, वो हमारे नॉर्मल हार्मोन को सप्रेस कर देती है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन को। और इससे क्या होता है, लीडिंग टू नॉर्मल ओव्यूलेशन, मतलब जो वो प्रक्रिया जो होती है अंडाशय वाल जो प्रक्रिया होती है, वो प्रोसेस को रोकती है। और जैसा कि बताया था आकांक्षा ने, एमोनेरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन डिजीज, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है। तो ये मतलब स्ट्रेस के तनाव के कारण मतलब ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और उसके कारण ये एबनॉर्मल ओवुलेशन हो सकता है। और ये जो एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जिसको हम बोलते हैं एमोनेरिया डिजीज डिसऑर्डर, वो हो सकता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि फर्दर मोर एबनॉर्मल लेवल ऑफ यही CRH कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन से क्या होता है, इन रिप्रोडक्टिव टिश्यू हैव बीन एसोसिएटेड विद नेगेटिव प्रेगनेंसी आउटकम। इससे क्या होता है कि नेगेटिव प्रेगनेंसी भी हो सकती है, सच एज प्री टर्म बर्थ, मतलब समय से पहले बच्चे का होना, ये भी हो सकता है। फिर स्ट्रेस और मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखा गया, रिसर्च है कुछ, कि स्ट्रेस से क्या होता है, ट्रॉमेटिक इवेंट्स हैज बीन लिंक्ड टू ट्रॉमेटिक चेंजेज इन नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन। ये नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन जैसा कि डे है कि बताया कि 21 से 35 डेज का होता है, और ये सब इसमें साइकिल होता है, इस ढंग से चीजें होती हैं, लेकिन उसमें भी डिस्टरबेंस हो सकता है। और इसका जो कारण है, मतलब स्ट्रेस करता है। फिर जैसे कि फिजिकल, इमोशनल और सेक्सुअल एब्यूज, किसी तरह का शारीरिक और भावनात्मक और सेक्सुअल एब्यूज अगर होता है, तो उससे क्या होता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम डेवलप होता है, और प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, मतलब कि प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिजीजेज ऐसे चीजों को बोलते हैं जिसमें से दर्द हो रहा है, इरिटेशन हो जाती है, गुस्सा आना, ये सब जो चीजें होती हैं, ये होना शुरू हो जाता है। और वो जो होती है, ये मेंस्ट्रुएशन मतलब मेंस्ट्रुअल पीरियड से पहले होती है, जो कि मेंस्ट्रुएशन आने के बाद सही हो जाती है, लेकिन उस समय तक ये दिक्कत होती है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फॉर्म। और लाइफ स्ट्रेस के कारण क्या होता है, मेंस्ट्रुअल पेन भी हो सकता है। पेन जिसको हम बोलते हैं डिस्मेनोरिया, जिसका कांचन बताया था, डिस्क्राइब किया था। ये क्या है कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। और ये क्या होता है कि अगर काम में स्ट्रेस, कोवर्कर्स का आपको सहयोग नहीं है, ज्यादा से ज्यादा तनाव हो जा रहा है, उसको लेके घर पे भी देखना है और वर्क का भी देखना है, तो अगर इस तरह का तनाव होता है, तो ये भी इस तरह का डिसऑर्डर डेवलप करता है। अब अभी का जो स्थिति हम देख रहे हैं,
तो ये पैंडेमिक जो हो रही है उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, तो इसके भी कारण जो है अनसर्टेनिटी है, सोशल कांटेक्ट लेस हो रहा है, चीजें कम हो रही है। तो जैसा कि सर ने बताया, शिव सर ने बताया कि ये डिप्रेशन के कारण इफेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे भी होता है कि सोशल कांटेक्ट लेस हो रहा है, चीजें घर का तनाव, फाइनेंशियल क्राइसिस है, चीजों को लेके, इसको लेके तनाव हो रहा है, तो इसके कारण भी डेवलप हो रहा है। तो एक कारण है कि फियर फ्रॉम फॉर पर्सनल हेल्थ, अपने आप में डर लगा रहा है कि मुझे हो जाएगा, मेरे फैमिली मेंबर्स में हो जाएगा, किसी को हो जाएगा, तो इसके कारण एक डर बन रहा है, इसके कारण प्रॉब्लम हो रही है। चेंजेज इन डेली ईटिंग, और अब जो रूटीन जो हो रही है पहले जैसा नॉर्मल नहीं रह रहा है, तो इसके कारण भी प्रॉब्लम हो रही है। स्लीपिंग हैबिट्स में प्रॉब्लम हो रही है, हाइटेंड क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज, क्योंकि अब जो हो रही है कि हेल्थ इशू भी कोई हो रही है तो नॉर्मली जैसे पहले हम दिखा लेते, एक डर बना रहता है, तो उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है। इंक्रीज्ड यूज ऑफ अल्कोहल, टोबैको और सब्सटेंस, तो और किसी तरह का मादक द्रव्य पदार्थ का सेवन करने से भी ये प्रॉब्लम जो होती है ये बढ़ती है। अब इसके हम मैनेजमेंट पे आते हैं, तो मैनेजमेंट पे जैसे कि शुरू में ही बताया, लोगों ने बताया कि पहला जो है कि जैसा कि बताया सभी लोगों ने कि खान पान सही रखना है। खान पान सही रखने के लिए तो जैसे कि बताइए विटामिन सी, फिर हेल्दी डाइट लेनी है, जैसे कि आयरन युक्त पदार्थ, विटामिन सी युक्त पदार्थ, तो ये सब चीजें खानी है। फिर साथ में एक्सरसाइज करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना है, जो वॉकिंग है, योगा, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस एक थेरेपी होती है। माइंडफुलनेस थेरेपी ये होता है कि मतलब कि ये स्ट्रेस रिलीजिंग, स्ट्रेस को जैसे हम रिलीज कर, जैसे प्रेशर कुकर जो होता है, प्रेशर कुकर टाइट सिचुएशन है, तो प्रेशर कुकर टाइट सिचुएशन क्या होता है कि मतलब चारों तरफ से प्रेशर कुकर है और अपने एक सेफ्टी वाल्व होता है, तो सेफ्टी वाल्व क्या करता है कि ये कुकर में जो स्ट्रेस है उसको रिलीज करता है। अगर सेफ्टी वाल्व नहीं है तो वो फिर क्या होता है कि वो किसी एक्सीडेंट को कर सकता है। तो अपनी जो सेफ्टी वाल्व है उसको पहचानना है, चीजों को, स्ट्रेस को रिलीज करना सीखना है। जैसे प्रेशर कुकर में सीटी रिलीज करता है उसी तरह से अपने जो तनाव हो उनको रिलीज करना है। तो रिलीज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि एंटरटेनमेंट वगैरह कुछ ऐसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो काम के अलावा, जो कि आपको हॉबीज हैं, इन सब चीजों में लग सकते हैं। जैसे किसी को गार्डनिंग पसंद है, म्यूजिक सुनना पसंद है, तो स्ट्रेस को रिलीज करना कर सकते हैं। फिर योगा, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस एक टेक्निक है। माइंडफुलनेस एक टेक्निक ये है कि इंजॉइंग एवरी मोमेंट एज इट इज, मतलब क्या है कि उसको मतलब एक एक्सेप्ट कीजिए, चीजों को जैसे एक्सेप्ट कीजिए, वो निगेटिव और पॉजिटिव के रूप में नहीं, उसको मतलब हर एक लाइफ का हर एक सिचुएशन को एक्सेप्ट करना, ठीक है ना। तो निगेटिवली तो ये ऐसे तुरंत डेवलप नहीं होती है, धीरे 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 तो डेवलप होती है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये गौतम बुद्धा के द्वारा दिया गया था। आगे चल के ये बहुत ही डेवलप हुआ, तो ये सब चीजें कर सकते हैं। फिर हैविंग सोशल हेल्दी डाइट, अवॉइडिंग अल्कोहल, ड्रग्स, गेटिंग रेस्टफुल स्लीप, जो 6 से 8 घंटे सोने का वो नित्य रूटीन बनाना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपना थैंक यू। थैंक यू सौरभ सर, आपने बहुत अच्छे से चीजों को बताया कि कैसे स्ट्रेस मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्टर्ब करता है और किस प्रकार से लोग स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हैं, जो कि बहुत जरूरी है आज के समय में। कि स्ट्रेस होने की वजह से लोग सही जो भी उनका प्रॉब्लम है, हेल्थ है, साइकोलॉजिकल हेल्थ है या मेंटल हेल्थ है या जो भी कहिए फिजिकल हेल्थ, सब कुछ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है और डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स आ रही है। और कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें स्ट्रेस के साथ साथ एक सबसे बड़ा इशू आज के समय में लाइफस्टाइल डिस्टर्बेंस,
लाइफस्टाइल जो इशू है एक बड़ा इशू है, जो आजकल देखेंगे ज्यादातर लोगों का लाइफस्टाइल सही नहीं है। तो लाइफस्टाइल की वजह से क्या होता है, डिफरेंट है की प्रॉब्लम होती है। अब हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जागरूक करने के लिए मैं हमारे साथ मौजूद है संजय सिंह सर, नेशनल सोसाइटी के। मैं उनसे उन्हें आमंत्रित करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप आए और हमारे श्रोताओं, हमारे जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में एक्सप्लेन करें। वेलकम संजय सर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो सबको धन्यवाद और आभार अपने धैर्य को बनाए रखने के लिए, और आज के इस विशेष टॉपिक पे इतनी सब कुछ जानकारियों को लेने और देने के लिए। सबसे पहले तो जिस तरीके से आज का ये टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा जागरूकता का विषय है, क्योंकि कहा गया ना कि अधजल गगरी छलकत जाए तो अधूरा ज्ञान करे परेशान। अधूरे ज्ञान से बचना है और चीजों को जानना है। जिस प्रकार से इस सेशन का शुरुआत प्रियंका तिवारी ने किया कि व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन के बारे में बताना शुरू किया, फिर आकांक्षा ने उसको लीड करते हुए कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है, किस तरीके से ये इफेक्ट कर रहा है लाइफ में, इन चीजों का क्या क्या चीजों का हमारे बॉडी पे इफेक्ट आ रही है, किन चीजों को क्या लेके हेजिटेशन है। फिर साइमल्टेनियसली मिस्टर अरुण यादव ने क्या क्या मिथ और सामाजिक अवधारणाएं बनी हुई हैं उसको बतलाया। फिर हमारे शिव प्रकाश सर ने भी उस चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब किया कि क्या क्या साइकोलॉजिकल डिजीज है। फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो कि सौरभ सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से हम सब लोगों को गाइड किया। इन सब के दौरान मैंने एक चीज बहुत तगड़ी नोट की कि हमारा जानकार न होना, चीजों के विषय में जानकारी न होना। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं अपने बहनों से, मैं अपने माताओं से एक बहुत निवेदन करना चाहूंगा हाथ जोड़ के कि प्लीज हिचकिचाहट से बाहर निकलिए, क्योंकि फिजिकल चेंजेस जो हम सब के बॉडी में आता है अकॉर्डिंग टू एज, इट्स अ नेचुरल थिंग। प्रकृति अपने चीजों को बैलेंस करती है, हमारा बॉडी भी प्रकृति के द्वारा जब बैलेंस होता है तो हम चीजों के लिए नए आवरण की ओर आगे जब बढ़ते हैं तो हमारे अंदर फिजिकल चेंजेस आते हैं, जो कि हमें उसे एक्सेप्ट करना है अवेयरनेस के साथ। और वो अवेयरनेस न होने की वजह से ही अक्सर हम परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी हिचकिचाहट और हमारी जो झुंझलाहट है कि हम बता नहीं पाते, क्या नहीं पाते, हम शेयर किससे करते हैं? अपने समानांतर उम्र के उन लोगों से जिनके पास वही अधूरा ज्ञान है। हम अक्सर अपने से बड़ों से डिस्कस करने से बचते हैं, बड़े भी हमसे डिस्कस करने से बचते हैं। तो प्लीज इन बैरियर्स को खत्म करना है। भला हो कि ऐसे दिवस जो मनाए जाते हैं तो हम इस टॉपिक्स पे बहुत बेहतर तरीके से बैठ के दो चार बातें ढंग की करने के लिए यहाँ इकट्ठा होते हैं, ताकि हम एक दूसरे को कुछ बेहतर चीजों को साझा कर सके कि कैसे किस प्रकार से हम अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर कर सकते हैं। बातें आती हैं लाइफ स्टाइल की, तो दो चीजें जो लाइफ को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं वो होता है, एक होता है मेंटल और दूसरा होता है फिजिकल। सारा खेल दिमाग का है। हम अपने दिमाग को सही मैसेज, सही मोड ऑफ एक्शन पे अगर रख के चले तो हमें फिजिकल इम्बैलेंस होने से बचा जा सकता है। दूसरा, वेल मेंटल हेल्थ के लिए हमें एक अच्छे फिजिकल हेल्थ की जब रिक्वायरमेंट आती है तो हमें आता है कि व्हाट शुड वी हैव टू इनटेक, हमें लेना क्या है। कुछ मिथ, नो डाउट बहुत सारे मिथ हैं। कारण क्या है कि हमारे यहाँ अक्सर एक चीज देखा गया कि हम लोगों के जो परंपराएं हैं उन परंपराओं के साथ बहुत तगड़े से खिलवाड़ हुआ कि परंपराएं देश काल परिस्थितियों के हिसाब से सकारात्मक परिवर्तन की ओर न जाकर के नकारात्मक परिवर्तन की ओर चले गए। जो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन जो लोगों को थोड़ा सा एकांतवाद में रहने के लिए या फिर भोजन न बनाने के लिए ये जो मिलता था, इसको अगर हम थोड़ा सा पॉजिटिवली लेके देखें तो इससे ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन हमारी उन माताओं और बहनों को रेस्ट का एक अच्छा मौका मिलता है, अपने हेल्थ इश्यूज पे वर्कआउट करने का मौका मिलता है। लाइट एक्सरसाइज ड्यूरिंग दैट, लाइट एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू
डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सजेशन, अकॉर्डिंग टू फिजियोथेरेपिस्ट कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। जैसा कि सूर्य नमस्कार के बारे में अक्सर हम लोग डिस्कस किए हैं अभी, तो सूर्य नमस्कार एक बेहतर है जो कि हमारे शरीर के टॉप टू बॉटम सारे अंगों के लिए एक लाइट एक्सरसाइज है, प्लस वो हमारे अंदर एक बेटर स्ट्रेंथ डेवलप करता है। क्या खाना है और क्या ना खाना, इस टॉपिक पे अगर हम आते हैं तो हमें हेल्दी डाइट लेना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमें जंक फूड से पूरी तरीके से अपने आप को अवॉइड करना है। दही, केला, ग्रीन सैलेड, इन सारी चीजों को, जितनी भी हेल्थ की चीजें हमारे दिमाग में उपज हो सकती है। देखिए, मैं बहुत सरल शब्दों में अगर बातें करूं तो जो हमारी माताएं बहनें जो घरेलू हैं, उन्हें देखना है कि सबसे ज्यादा जब भी हम बात करते हैं हेल्थ की, तो उसमें हरी सब्जियां ऑटोमेटिक आ जाती हैं। उस दौरान हमारे बॉडी को भी रिक्वायरमेंट होती है। उसी प्रकार से हमारे पास सैलेड का ऑप्शन बढ़ना चाहिए, दही का ऑप्शन बढ़ना चाहिए, केले का ऑप्शन बढ़ना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी को मिलने वाली सारी स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट उस दौरान मिल सके। हमें जो चीजें अवॉइड करनी है वो है, सबसे ज्यादा अवॉइड करने का जो सब्जेक्ट है, जो अक्सर हम लोग की लाइफ स्टाइल का हिस्सा है, चाय है, कॉफी है। तो चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, फैटी फूड, ऑयली फूड, इन सारी चीजों को हमें अवॉइड करना है। देन आफ्टर जो अक्सर बातें होती हैं स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग में आ जाते हैं अल्कोहल पे, कि ये दो चीजें हमारी बॉडी को ऑलवेज हार्मफुल इफेक्ट देते हैं। तो अगर हम इससे तौबा कर ले तो हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि वैसे भी हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत अच्छी चीज है कि हमारे यहाँ पे महिलाएं इन चीजों से बहुत कम नंबर में हैं जो ग्रसित हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट हो गया। लेकिन हमें अपने लाइफ रूटीन में 2-3 चीजों का बड़ा फोकस करना होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। हमें एक अच्छी नींद लेनी चाहिए, क्योंकि हमें एक अच्छे नींद के साथ हेल्थ डेवलपमेंट और जो उस दौरान हरासमेंट होती है बॉडी की, जो बॉडी के अंदर मूड स्विंग्स होते हैं, बॉडी के अंदर जो ऐठन होती है शरीर के अंगों में, ये सारी चीजों से बचने के लिए एक अच्छी स्लीप की रिक्वायरमेंट है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात आती है, हाइजीन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल हाइजीन से रिलेटेड अगर हम बात करें तो हमें पानी की मात्रा का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना है। क्योंकि उस दौरान जितने पानी को हम इनटेक करते हैं वो हमारे द्वारा जितने भी लिक्विड स्राव होता है, उस दौरान जो बॉडी के अंदर हरासमेंट आता है, उन सबको ऑलमोस्ट बहुत हद तक कवर करने की कैपेसिटी के साथ वो पानी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। दूसरा, हमें हाइजीन का प्रॉपर केयर करना है। किसी भी प्रकार से हिचकिचाहट से बाहर निकल के हमें अपने द्वारा अपने फिजिकल चीजों के साथ किसी भी प्रकार के खिलवाड़ से बचना है। हमें प्रॉपर चीजों का यूज, सैनिटरी नैपकिन, ये सारी चीजों का यूज ऐसे करना है जिससे कि हम बैड हैबिट से बचें। और प्लीज अपने सुपीरियर जो नॉलेजेबल हैं घर में, जिनके पास जानकारियां हैं और हिचकिचाहट हो, तो जैसा कि अभी तक हम सब लोगों ने बात किया कि नहीं, आपके पास हमारे IMS BHU में बैठने वाले आकांक्षा हैं, मिस्टर अरुण कुमार हैं, ये सब लोग जो वहां उपलब्ध हैं। उसके अलावा भी ये पूरी हमारी जो पूरी की पूरी टीम है, ये ऑलवेज आपके साथ अवेलेबल है कि आप अपनी सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे आप अपने आप को इन चीजों से निजात दिलाएं। लेकिन आपकी एक छोटी सी हिचकिचाहट से आपको बहुत बड़े इलनेस की ओर लेके जा सकता है, इसलिए जरा सी लापरवाही भी आपको परेशान कर सकती है। इसलिए आप अपने आप को बैलेंस जब तक नहीं करेंगे, चाहे वो आपके डाइट की बैलेंसिंग की बात है, आपके एक्सरसाइज की बैलेंसिंग की बात है, मेंटल स्ट्रेस की बैलेंसिंग की बात है, तो बहुत सिंपल सा फंडा है। जब तक हम इन चीजों पे थोड़ा सा वर्कआउट नहीं करते, हम अपने आप को एक चार्ट बना के नहीं, उसमें रूटीन में नहीं ले आते हैं, तब तक सारी चीजें हमारे अगेंस्ट ही दिखाई देती हैं। जितना भी जैसा भी, आप जब तक अपने आप को इस हिचकिचाहट से बाहर नहीं निकालते हैं, तब तक सारी चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आज के इस सेशन को सिर्फ आज के डेट के दायरे में न रख करके आप अपने आसपास लोगों को जागरूक करें और समस्याओं से ग्रसित होने पर उनको एक बेटर वे में ले जाकर के ट्रीटमेंट की ओर, कि उनका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, उनको मेंटल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट, उनको फिजिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, उस और उनको अग्रेसित करें।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। दूसरा, आप सब लोग अवेयर रहिए, क्योंकि अज्जल गगरी छलकत जाए, आधा भरा हुआ गगरी हमेशा छलकता हुआ जाता है, इसलिए अपने ज्ञान को अधूरा न रखें। जितना भी जानकारी लें उसे कंप्लीट करें, ताकि एटलीस्ट हमें हमारे उस फील्ड की नॉलेज हो, हमें जिस चीज की प्रॉब्लम होती है। थैंक यू एंड विश यू ऑल अ हैप्पी मेंस्ट्रुएशन डे 28 मई। कृपया अपने आसपास सबको जागरूक करें। थैंक यू संजय सिंह सर, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से बताया कि आज के समय में लाइफ स्टाइल जो है इतना इम्पोर्टेंट है, और हमारा अवेयर होना, जो भी हम लोग आज सोसाइटी में इश्यूज प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, कहीं न कहीं अनअवेयरनेस की वजह से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और ज्ञान बहुत जरूरी है। इस पे आपने बहुत अच्छे से इस बात को रखा, और ये इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और आप चूंकि हमारी संस्था के मोटिवेशनल काउंसलर है, और मैं चाहूंगा कि आप इसी तरह लोगों को मोटिवेट करते रहे। हमारे साथ जितने भी लोग मौजूद हैं, मैं आप सभी को पहले तो धन्यवाद दूंगा कि आपने इतने अच्छे से इतना टाइम दिया हम लोगों के इस कार्यक्रम में। आप सभी को धन्यवाद। हमारे सभी प्रवक्ताओं ने जो भी चीजें आपके सामने रखी, आपने बहुत ही गौर से ध्यान से उसको सुना और टाइम दिया, ये बहुत ही अच्छा रहा। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि आप हमारे इस आज के कार्यक्रम के विषय में अगर कुछ कहना चाहते हैं या कोई प्रश्न करना चाहते हैं, तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं, या कह सकते हैं हमारे साथ हमारे श्रोता जो स्पीकर हैं वो मौजूद हैं, वो आपको उससे संबंधित क्वेश्चन का जवाब या जो जो समस्या है उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। प्लीज आप लोग इसमें अपना बात रखें, मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपने ये ऑर्गेनाइज किया और इससे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। बहुत डाउट था, मतलब एक दो डाउट था मेरे साथ भी, जो आज पूरी तरह से क्लियर हुआ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मीनाक्षी जी, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत ही अच्छा लगा आपका ये जवाब सुनकर। और हमारे साथ मौजूद हैं और जो लोग मौजूद हैं, अगर वो अपनी बातों को शेयर करें, हमारे इस कार्यक्रम के बारे में उन्हें कैसा लगा, आपका एक्सपीरियंस शेयर करें, या कोई क्वेश्चन है तो जरूर शेयर करें। यस सर, हम कुछ कहना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल, अपना नाम सर पहले से बताइए। सर हमारा नाम लुबना बानो है और हम भी एक किशोरी हैं अडानी फाउंडेशन में। संगनी है हम। और हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि हमारे भी कुछ फ्रेंड्स हैं और उनको भी कुछ प्रॉब्लम्स है रिलेटेड, ये मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड, तो वो हमारे साथ शेयर कर दी थी अपनी प्रॉब्लम, बट हम नहीं कह पाते थे उन्हें कि कैसे क्या समझाएं। तो अब हमको बहुत सा डाउट क्लियर हुआ है, अब उन्हें हम भी कुछ समझा सकते हैं अपनी तरफ से। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं कि इतना ढेर सारा डाउट आप क्लियर किए। थैंक यू लुबना जी, आपने सबसे अच्छी बात ये कही कि हम जो हमारे से जुड़े हुए लोग हैं वो आप प्रश्न करते हैं, और आप उन्हें आपके पास इतना जानकारी है कि आप उन्हें शेयर करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि हमको जो सीखने को मिल रहा है हम दूसरों को शेयर करें, ये बहुत जरूरी है। यस सर। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि आप कोशिश करिए, इसमें और कोई अगर अपना कोई बात शेयर करना चाहता है तो प्लीज शेयर करें। आई थिंक आप सभी ने बहुत अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट किया और टाइम दिया और बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस। हेलो गौरवी जी प्लीज हाँ एक्सप्लेन करिए आप जो कहना चाहते हैं। थैंक यू, मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ सर कि आप इस टाइप का वेबिनार हर टाइम लाते हैं और हम लोग को हमेशा मोटिवेट करते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू गौरवी, आपने बहुत अच्छे से आप हमारे कार्यक्रम में कंटिन्यू कनेक्ट करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही कनेक्ट रहें आगे आने वाले वेबिनार के लिए। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमेशा हम मोटिवेट होते हैं, तो हम चाहेंगे कि आपके वेबिनार को इस तरह हम शेयर करते रहें और ज्वाइन होते रहें। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम।
और कोई कुछ कहना चाहता है? थैंक यू अरुण, आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। संजय सर, आपने हमारे यहाँ जो सोशल प्रॉब्लम्स है, आप लोग इतने अच्छे से इस कार्यक्रम में जुड़े रहते हैं। थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत अच्छे से इसमें टाइम दिया, और आप लोग का ये एक्टिविटी कह लीजिए, आप लोग इतना एक्टिव रहते हैं कि इस तरीके के कार्यक्रम एक्टिवली हम लोग कर पाते हैं। हमारे साथ संजय सर हैं, इतना वो अपना टाइम देते हैं। इम्पोर्टेंट टाइम की बात करें तो हम लोग इतना जरूरी है आज के समय में कि हम लोग को आगे आके जो चीजें हमको शेयर करना। और चाहे सौरभ सर हैं, वो भी हमारी संस्था के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। तो आप लोग इतना अच्छे से हमें भी मोटिवेट करते हैं कि हमारी संस्था इस सब चीजों को, कार्यक्रम को आयोजित कर पाती है। और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़ते हैं उनको तो मैं थैंक यू सबसे पहले कहूंगा कि भाई आप लोग के बिना तो ये कार्यक्रम संभव ही नहीं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी अपना अभी जो हमने यहाँ पे मैसेज सेट में आपको एक नंबर दिया है, उसमें उस नंबर, व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम और कुछ डिटेल्स उसमें लिख करके उस पर शेयर करें, ताकि हम लोग आपको इस वेबिनार से संबंधित जो सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करने वाले थे वो आपको मिल सके। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग इसको शेयर करें। आप अपना डिटेल्स जरूर शेयर करें, नाम कैपिटल लेटर में लिखिएगा तो ताकि स्पेलिंग डिस्टर्बेंस ना हो। और ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छे से टाइम के लिमिटेशन में ही कंप्लीट हो चुका है, और इसमें जो भी लोग हैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और उनका पॉजिटिव जो कमेंट आ रहा है वो हमें और मोटिवेट करता है कि हम लोग आगे इस तरीके का कार्यक्रम कराएं। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हम लोग नेक्स्ट 31 मई को, 31 मई को एक वेबिनार और आयोजित करेंगे। मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग उसमें भी पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट और है कि हमारा जो संस्था का हेल्प सोसाइटी का एक यूट्यूब चैनल है, helpsociety.org, यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि हेल्प सोसाइटी ORG करके, तो हमारी संस्था का चैनल आएगा, उसे जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेल्प सोसाइटी जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, ताकि जो हमारा वीडियो है लोगों तक पहुंच सके आप तक। तो प्लीज आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू बने रहें। और हमारे साथ जो स्पीकर हैं, मैं उन सभी को, मिस प्रियंका को, मिस आकांक्षा को, मिस्टर संजय सर को, सौरभ सर को, और जो भी लोग इसमें, अरुण जी को, और बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट रहे हैं, चाहे लुबना जी है, चाहे मीनाक्षी जी है, जिसका मैं बाई ने में अभी मैंने गौरवी का भी कमेंट सुना, और जो बाकी अभी कमेंट नहीं दिए हैं उनको भी मैं थैंक यू कहूंगा कि आप लोगों ने अच्छे से इस कार्यक्रम में अपना टाइम दिया। बहुत ही अच्छा लगा आप लोग के साथ टाइम स्पेंड करते हुए, और हमारा ये कार्यक्रम जहाँ तक मुझे लगता है बहुत ही सक्सेसफुल रहा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे भी आप ऐसे जुड़े रहें, और नेक्स्ट जो हम कार्यक्रम करेंगे उसमें आप अपने आसपास के जो फ्रेंड्स हैं उन्हें उसमें जरूर जोड़े, ताकि हमारा ये कार्यक्रम और अच्छे से, हम आगे वाले जो हमारे कार्यक्रम होंगे और अच्छे से हो पाए, सक्सेसफुल हो पाए, जिसमें आपका सहयोग बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ मुझे लगता है इस कार्यक्रम को एक समाप्त करना चाहिए। अगर मैं आपसे, हमारे स्पीकर कुछ कहना चाहते हैं, हमारे जो लोग जुड़े हुए, तो मैं उन्हें बोलूंगा कि आप लोग एक मिनट बोल सकते हैं, अपने बातों को रख सकते हैं। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमारे साथ जितने भी लोग जुड़ते हैं वो सिर्फ एक लिसनर की तरफ सुने ना, बल्कि वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। और अगर इन फ्यूचर या उसके बावजूद भी कोई ऐसी डाउट रह जाती है तो यहाँ अवेलेबल जितने भी स्पीकर्स हैं या जो भी सोर्सेज से वो इस सेशन से जुड़े थे वो उनसे कांटेक्ट करें, और बेटर जो भी उसका सल्यूशन है वो उसको पाएं। सिर्फ सुनना ही केवल एकमात्र उद्देश्य नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। इसलिए इसको प्लीज सब लोग फॉलो करें अकॉर्डिंग टू मी। थैंक यू संजय सर, आपने बहुत अच्छे से कमेंट दिया।
बहुत जरूरी भी है कि सिर्फ सुनना ही आवश्यक नहीं, उसके साथ साथ हमें एक्टिवली उस पर वर्क करना भी जरूरी है। तो रिस्पॉन्स, कहते हैं ना कि रिस्पॉन्स, एक्शन का रिएक्शन अगर ना हो, रिस्पॉन्स अगर उधर से ना आए तो उस कार्य को करने में मोटिवेशन भी नहीं मिलता। आकांक्षा जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आज के को आपको कैसा लगा आज का एज ए स्पीकर? आप कैसा एक्सपीरियंस किया आपने? थैंक यू सर। ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा रहा और सर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हर प्रोग्राम के बाद ऐसा लगता है कि नहीं कुछ छूट गया, कुछ और होना चाहिए था। तो आई होप कि मैं कोशिश करूँगी कि जो अगला हमारा वेबिनार हो उसमें मैं सारी चीज़ों को कम्प्लीटली फुलफिल करूं और भी अच्छे से अपने मैसेज को लोगों तक डिलीवर कर सकूं। तो और सबसे बड़ी बात है सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप हम लोगों को यहाँ तक लाते हैं, यहाँ तक बोलने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं शिव प्रकाश सर। तो थैंक यू सो मच सर कि आपने हमें मौका दिया यहाँ पे बोलने का। और बाकी लोगों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो चीज़ें हम यहाँ पे नहीं फुलफिल कर पाए, अगर आपके मन में कोई डाउट होते हैं तो आप हम लोगों को पर्सनली मैसेज या कॉल कर सकते हैं, या तो फिर आप बीएचयू में आकर के हमसे मिल के और अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हम उचित तरीके से आपकी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो पाए। तो थैंक यू सो मच शिव प्रकाश सर, संजय सर, सौरभ सर और बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज इस मौके पे सभी लोगों ने अपने ज्वाइंट कोलैबोरेशन के साथ इस प्रोग्राम को अच्छे से सफल बनाया। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आकांक्षा, आपने बहुत अच्छा बात रखा कि हम लोग आगे जब चीजें जो छूट जाती है उसमें आगे कंटिन्यू करिए। ये तो जाहिर सी बात है कि कोई चीज परफेक्ट नहीं होता है, ये बहुत जरूरी है कि हम लोग भी आगे अपने आगे वाले वेबिनार को और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा एडवाइस है। प्रियंका जी, आप भी कुछ कमेंट्स रखें, हमारे एक्सपीरियंस शेयर करें इस कार्यक्रम के बारे में। पहले की थैंक यू सो मच, हमें आप ये प्लेटफॉर्म दिए कि हम अपनी शब्दों से कुछ बोल सके, कुछ बता सकें, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको भी और अरुण को भी, क्योंकि वो मुझे पहले परसों से ही बोल रहा था कि आपको जुड़ना है। तो हाँ, मैंने कुछ प्रिपेयर भी किया था डायग्राम, जैसे यूट्रस का पूरा था और उसका, तो वो नेटवर्क इशू की वजह से मैं नहीं प्रेजेंट कर पाई। मैं नेक्स्ट टाइम मैं उसकी पूरी अच्छे नेटवर्क के साथ रहूंगी, ताकि मुझे आज जो भी डिफिकल्टीज हुआ उसका सामना न करना पड़े। और आज मैंने बहुत जो भी मुझे पता था उससे कहीं ज्यादा आज मैंने आप सभी लोगों से सीखा है। उम्मीद करते हैं कि आगे आप लोग ऐसे ही मुझे मौका देंगे तो मैं आप लोगों से सीखती रहूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रियंका, आपने बहुत अच्छा बात रखा कि चीजें, देखिए कोई भी सही बात है, कोई चीज परफेक्ट चीजें नहीं हो पाती है, हम लोग सिर्फ उसकी कोशिश कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। हमारे साथ संजय सौरभ जी हैं, वो भी कुछ अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो बहुत अच्छा लगेगा। सौरभ सर, आप सुन रहे हैं? अरुण जी, अरुण जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि हम लोग आगे जो वेबिनार है उसको और अच्छे से कोशिश कर सके। थैंक यू सर, मुझे बहुत अच्छा लगा इस वेबिनार में। मैं सबसे पहले थैंक्स आपको बोलूँगा और साथ में जितने भी स्पीकर्स हैं और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे आके ओनली बोलते हैं, तो हम लोगों को अगर कोई सुनने वाला ना हो, अगर उससे कोई लाभान्वित ना हो, तो हमारे प्रोग्राम का कोई मतलब नहीं रहता। तो हम सबको थैंक्स बोलना चाहेंगे। बहुत अच्छा लगा मुझे, बट कमियां तो रहती हैं सर। नेक्स्ट टाइम आगे चलते चलते हम लोग इसमें बहुत सुधार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आगे और अच्छा प्रोग्राम हो। बट इसके लिए हमारे पार्टिसिपेंट अगर कोई क्वेश्चन करते हैं तो हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा। थैंक यू अरुण। ये बहुत जरूरी है कि हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं हमसे जुड़े हुए हैं वो उनको बेनिफिट हो, और वो जब तक अपना एक्सपीरियंस नहीं शेयर करते तब तक हमारे इस कार्यक्रम का कोई भी इफेक्टिवनेस नहीं दिखाई देता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो
हमारे साथ पार्टिसिपेंट है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। यस सर। सौरभ जी, आप कुछ शेयर करेंगे सर अपना एक्सपीरियंस कि हम लोग और आगे कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं इस हेलो। webinar को? हाँ, थैंक यू। मैं यही बोलना चाहूंगा कि देखिए, कोई जो जैसे ये तो बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है। बात किसी भी टॉपिक पे अगर हम डिस्कशन करते हैं तो एक साइकोलॉजी में एक टर्म होता है कैथारसिस। तो कैथारसिस मतलब होता है कि वेंटिलेशन होना चाहिए। वेंटिलेशन होना चाहिए मतलब कि जो भी खिड़की होती है वो चारों तरफ से, एक मकान में कोई खिड़की होती है तो वो वेंटिलेट, हवा को बाहर निकालने के लिए। तो जो भी आप ज्ञान संचय करते हैं, अगर उसका आप सही ढंग से वेंटिलेशन नहीं करें, अपने में सीमित रखे रहे, तो उससे फायदा नहीं है। वेंटिलेशन होना चाहिए। और इसी के साथ ही समराइज करना सीखना चाहिए लोगों को। तो जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट हैं, वो क्या समझे क्या नहीं समझे, तो वो अगर क्वेश्चन करेंगे और अपना बताएंगे। ऐसा नहीं है कि हम ही लोग बहुत ज्यादा जानते हैं और ये लिमिटेड टाइम है, इतने लिमिटेड टाइम में हम लोग को बताना है। तो चीजें हैं कि ऐसा भी हो सकता है आप लोग भी हम लोग से किसी चीज में ज्यादा जानते हैं और इसी पक्ष में कहीं ज्यादा जानते हैं। तो अगर आप लोग अगर समराइज करेंगे, चीजों को बताएंगे, कुछ ज्यादा बताएंगे, तो हम लोग अपने ज्ञान के तर्कस में उन तीरों को रख सकते हैं, तो हमारा भी फायदा हो सकता है। तो आप लोग जब तक समराइज नहीं करोगे, चीजों को नहीं बताओगे, तो ये सही नहीं है। क्वेश्चन भी पूछिए आप लोग, और कुछ आपको ज्ञान है तो हम लोग को भी बताइए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत अच्छा लगा सौरभ सर, आपने बहुत अच्छी बात रखी कि देखिए जीवन में आदान प्रदान का होना बहुत जरूरी है। अगर आप ज्ञान ले रहे हैं तो ज्ञान हमें भी दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम लोग सर्व ज्ञानी हैं, हम लोग भी सीखने के प्रोसेस में लगे हुए हैं। और जो भी हमारे साथ पार्टिसिपेंट है, मुझे भी लगता है कि उनके पास अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, और हो सकता है वो पर्सनल एक्सपीरियंस सभी के लिए इम्पोर्टेंट, तो शेयर करना जरूरी है। तो और कोई अगर पार्टिसिपेंट है जो अपना कुछ पार्ट रखना चाहता है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम एक दो लाइन तो जरूर बोलिए। प्लीज आप लोग एक दो लाइन बोल दीजिए, फिर मैं इस कार्यक्रम को बस समाप्त करूं, क्योंकि देखिए पॉजिटिव कमेंट्स के साथ अगर समाप्त हो तो बहुत अच्छा लगेगा। हमारे साथ रूपा चतुर्वेदी जी हैं, वो कुछ कहना चाहेंगी? हेलो जी जी बोलिए। हेलो सर, थैंक यू सो मच ऐसे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि आज इस प्रोग्राम में मेरे साथ साथ मेरी पूरी फैमिली भी बैठी थी मेरे साथ इस प्रोग्राम को देखने के लिए। क्योंकि सर जो मेंस्ट्रुएशन को लेके जो जो भ्रांतियां हैं वो फैमिली ही बच्चों के दिमाग में डालती है, बच्चों के मन में अपने से नहीं आता। तो एडोलसेंस से ज्यादा फैमिली को अवेयर रहना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है आज के समय में कि फैमिली या पेरेंट्स की जब हम बात करें, पेरेंट्स अगर अवेयर रहेंगे तो बच्चे भी अवेयर रहेंगे। जैसा कि कोविड भी अपने आप में जो समस्या है उसके बारे में अवेयरनेस बहुत जरूरी है। हम तो ये चाहेंगे कि पेरेंट्स भी अवेयर रहें, और आप पार्टिसिपेंट जो भी इसमें भी जुड़े हैं, आप लोग भी ऐसे ही अवेयर हैं, लोगों को अपनी चीजें शेयर करें ताकि दूसरे भी अवेयर हो पाए। और कहीं न कहीं अवेयरनेस से ही जो हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा सोसाइटी है, वो हेल्दी रहेगा। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा कमेंट दिया। और कोई कुछ कहना चाहता है? ठीक है, मुझे लगता है कि आप सभी ने बहुत अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट किया, और सभी स्पीकर ने भी अपना बहुत प्रीशियस टाइम इसमें स्पेंड दिया, और आप सभी को इसके लिए मैं थैंक यू बोलूंगा। और मैं चाहूंगा कि आप लोग ऐसे ही आगे हमारे जो कार्यक्रम है उसमें जुड़े रहेंगे।
मैं अंत में एक बार और कहूंगा कि आप लोग अपना जो हमारा जो ये मैसेज में व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पे अपना नाम सही डिटेल उसमें मैसेज पे व्हाट्सएप पे भेज दे, ताकि आपको हम लोग उस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आपको आपका ये सर्टिफिकेट सेंड कर पाए। तो प्लीज आप वो नंबर नोट जरूर कर लीजिए। अभी मैं आपको 1 मिनट और देता हूँ, उस नंबर को नोट कर लीजिए, मैसेज में जो दिया है मैंने, ताकि आप लोग को मैं सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर पाऊँ। अगर नहीं भी इसके आप अपने जिसके माध्यम से जुड़े हैं उससे, जैसे अरुण, आकांक्षा या मेरा नंबर है जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप जरूर सेंड करिएगा, ताकि आपको सर्टिफिकेट मैं प्रोवाइड कर पाऊँ। और वो जो मैंने बोला है, हमारे यूट्यूब चैनल है हेल्थ संस्था का, हेल्थ सोसाइटी ORG यूट्यूब पे, आप लोग उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम लोग जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं वो थोड़ा दूसरों तक भी पहुंच पाए। इसी के साथ मुझे लगता है अगर आप सभी परमिशन दे, स्पीकर लोग सारे स्पीकर से अगर परमिशन दे, तो हम चाहते हैं कि अब ये कार्यक्रम समाप्त करें। जी सर। ओके सर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं हमारे अगले वेबिनार में जो कि 31 मई को है। थैंक यू संजय सर, थैंक यू सौरभ सर, अरुण सर एंड आकांक्षा एंड प्रियंका जी। थैंक यू सर। आपको भी है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच और सर। सभी पार्टिसिपेंट को भी फिर से थैंक यू मैं बोलता हूँ, और आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू ऑल।